सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। तो हम पढ़ रहे थे पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो उसमें से हम सबसे पहले गए थे चार्जिंग सेक्शन में, सेक्शन नंबर 28 जो है पीजीबीपी का चार्जिंग सेक्शन। तो उसमें हमने पढ़ा था कि कौन सी इनकम पीजीबीपी के हेड में अपनी टैक्सेबल हो जाती है, कौन सी इनकम पीजीबीपी के हेड में टैक्सेबल हो जाती है, उसका चार्जिंग सेक्शन पढ़ा था हमने। तो सबसे पहला था अपना प्रॉफिट एंड गेन, जो भी अपने बिजनेस और प्रोफेशन से जो भी अपना इनकम हुआ वो अपने पीजीबीपी हेड में चला जाएगा। उसके बाद में जो भी इंसेंटिव मिलते हैं एक्सपोर्ट, जो भी एसएससी एक्सपोर्ट के बिजनेस में होता है, उनको जो भी इंसेंटिव मिलते हैं और इंसेंटिव मिलने के बाद जो भी उनको एंटाइटलमेंट मिलते हैं, वो बेच के उन्होंने अगर कोई भी पैसा करना है तो अपने पीजीबीपी के इनकम में आ जाएगा। उसके बाद में कंपनसेशन मिल रहा है अपने को टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन की वजह से, टर्मिनेशन या मॉडिफिकेशन के। उसके बाद में हमने इसका एक एग्जांपल लिखा था सीआईटी वर्सेस सौराष्ट्र सीमेंट लिमिटेड। तो इसमें टर्मिनेशन भी नहीं था और मॉडिफिकेशन भी नहीं था, वो एज पर द एग्रीमेंट उनको कंपनसेशन मिल रहा था। तो वो एक कंपनसेशन में मतलब पीजीबीपी के इनकम में नहीं आएगा, पीजीबीपी के इनकम में नहीं आएगा। उसके साथ साथ हमने पढ़ा था कि दो टाइप के रेवेन्यू होते हैं और इनकम होती है, मतलब इनकम एक्सपेंडिचर दो टाइप के होते हैं, एक तो कैपिटल और रेवेन्यू। तो कैपिटल इनकम जो होती है, कैपिटल अमाउंट नेचर की जो इनकम होती है, वो अपनी पीजीबीपी के हेड में अपन नहीं लेते। जो रेवेन्यू नेचर की होती है, रेवेन्यू नेचर की होती है, वही अपना पीजीबीपी के हेड में अपन लेते हैं, जिसका हमने एग्जाम्पल भी लिया था। एग्जाम्पल शायद कट कर दिया मैंने, तो चलो ठीक है। कैपिटल नेचर की जो भी होती वो अपन पीजीबीपी के हेड में नहीं लेते। इसके लिए स्पेशल केस लॉ बने, तो उस बेसिस पे जो भी डिसीजन आए हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, उस बेसिस पे हम जो भी कैपिटल नेचर की रेवेन्यू, कैपिटल नेचर की जो भी रिसिप्ट है वो अपन टैक्सेबल कर देते हैं। उसके बाद में रेवेन्यू रिसिप्ट वो अपनी पीजीबीपी के हेड में आ जाती है, रेवेन्यू रिसिप्ट अपने पीजीबीपी के हेड में आ जाती है। उसके बाद हम गए थे नेक्स्ट पॉइंट में, जिसमें हम पढ़े थे फेयर मार्केट वैल्यू इन्वेंट्री का एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट। तो फेयर मार्केट वैल्यू लेना है उस दिन का, वो अपने पीजीबीपी के इनकम में आ जाएगा। उसके बाद में बेनिफिट और परक्विजिट रिसिप्ट हुआ है कोई भी टाइप का, कैश में रहो काइंड में रहो, तो अपने वो पीजीबीपी इनकम में आ जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन जो पार्टनर को मिला है उसकी फर्म से, वो अपने पीजीबीपी के हेड में आएगा, ना कि दूसरे हेड में जाएगा। सैलरी मिली तो सैलरी के हेड में नहीं जाएगा, क्योंकि वो फर्म से मिला है उसको, तो वो पीजीबीपी के हेड में आ जाएगा। उसके बाद में जो भी ट्रेड, प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन है, उन्होंने कुछ स्पेसिफिक सर्विस दी उनके मेंबर को, तो उसका भी इनकम पीजीबीपी के हेड में आ जाएगा। उसके बाद में जो भी नॉन कम्पीट फीस है वो अपनी पीजीबीपी के इनकम, पीजीबीपी के हेड में इसको इनकम हम ट्रीट करेंगे। उसके बाद की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का अगर पैसा मिल रहा होगा तो वो भी हम पीजीबीपी के हेड में कवर कर लेंगे। और लास्ट में हम देखे थे कि कोई भी 35AD का जो है 35AD पढ़ेंगे हम, उसमें जो भी असेट बेच के अगर कोई भी पैसा मिला है तो अपने को पीजीबीपी के हेड में लेना पड़ेगा। उसके बाद हम आए थे स्पेकुलेशन बिजनेस है। स्पेकुलेशन बिजनेस क्या होता है कि उसकी जो वैल्यू होती है वो किसी दूसरे अंडरलाइन असेट पे डिपेंड होती है, और इसका सेटलमेंट जो होता है अदरवाइज देन डिलीवरी होता है, अदरवाइज देन एक्चुअल डिलीवरी होता है। मतलब अगर ये पेन के ऊपर स्पेकुलेशन ट्रांजेक्शन हुआ तो पेन नहीं देंगे, बस अपन पैसे का लेन देन करेंगे और ये ट्रांजेक्शन खत्म करेंगे, इसको स्पेकुलेशन बिजनेस बोलते हैं। तो स्पेकुलेशन बिजनेस क्या, अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अलग से कैलकुलेट करना है, क्योंकि अपने को सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है स्पेकुलेशन बिजनेस का, वो बस स्पेकुलेटिव बिजनेस से एडजस्ट होता है, तो अपन स्टेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में पढ़ेंगे। तो उस पर्पज के लिए अपने को स्पेकुलेशन बिजनेस का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो अलग ट्रीट करना पड़ता है, और जो नॉर्मल बिजनेस अपना उसका अलग से लेना पड़ता है। उसके बाद हम आए थे कि हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ट्रेडिंग ऑफ डेरिवेटिव्स और ट्रेडिंग ऑफ कमोडिटी डेरिवेटिव्स, ये इनकम अपनी स्पेकुलेशन बिजनेस में नहीं आएंगी। उसके बाद हम आए थे कि अपने को क्या क्या कैलकुलेशन करना है, पीजीबीपी का कंप्यूटेशन कैसे करना है, अपने को पीजीबीपी का कंप्यूटेशन कैसे करना है। तो अपने को पीजीबीपी का कंप्यूटेशन दिया है सेक्शन नंबर 30 टू सेक्शन नंबर 43D तक अपने को पूरा पीजीबीपी का कंप्यूटेशन दिया है। तो अपन आज से चालू करने वाले पीजीबीपी कंप्यूटेशन, जिसमें अपने को क्या करना होता है, जो प्रॉफिट होता है प्रॉफिट में से कंपनी अकाउंट्स का कंपनी अगर होंगी तो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग वो प्रॉफिट निकाला होगा, और प्रॉफिट में से अब अपने को इनकम टैक्स के एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। इनकम टैक्स के एडजस्टमेंट कर लिए तो फिर अपना जो प्रॉफिट आएंगे उसके ऊपर अपन पीजीबीपी का टैक्स पे कर देंगे, उसके ऊपर हम पीजीबीपी का टैक्स पे कर देंगे। चलो अब आते हैं नेक्स्ट
अब जो अपने अलाउड होते, जो बेनिफिट जो एक्सपेंसेस अपन अलाउ हो सकते हैं, तो वो लिस्ट होंगी, पूरी एडमिसेबल डिडक्शंस की लिस्ट अपने को देखनी पड़ेगी सेक्शन नंबर 30 तो सेक्शन नंबर 37 तक अपने को एडमिसेबल डिडक्शन पढ़ने, जो भी डिडक्शन अपने को अवेलेबल है, जो भी एक्सपेंस की है जो अपने को अवेलेबल है, वो अपन ये सेक्शन में पढ़ने वाले। तो ये अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अगर लेस किए होंगे कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग जो P&L बैलेंस शीट बनी होंगी उसमें से अगर लेस किए होंगे, मैं कंपनी एक्ट एग्जांपल से ले रहा हूं, मतलब कोई और एक्ट में भी, अब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट रहा या फिर कोई दूसरा एक्ट एप्लीकेबल होगा, तो उसके हिसाब से अगर बैलेंस शीट P&L बनी होंगी और उसमें अगर ये जो एक्सपेंसेस है वो अलाउड करके रखे होंगे, एक्सपेंसेस अलाउड करने के बाद अपने को प्रॉफिट आया होगा, एक्सपेंसेस डिडक्ट करने के बाद, P&L में एक्सपेंस डिडक्ट करने के बाद, अलाउड मतलब वो डिडक्ट हो चुके हैं अपने ग्रॉस प्रॉफिट से, तो ग्रॉस प्रॉफिट से वो एक्सपेंसेस डिडक्ट करने के बाद जो अपना नेट प्रॉफिट आया है, तो वो जो अलाउड हुए हैं यहाँ पे वही इनकम टैक्स में भी अलाउड होंगे कुछ, तो जो अलाउड है वो अपने को प्रॉफिट में, ये उस एक्ट की, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट आए उसमें ऐड करने की अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें ऐड करने की अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वही यहाँ पे सेक्शन देखे रखे, वो रिलीज देके रखी होंगी। अगर कंपनी ने ये जो एक्सपेंसेस है ये अगर अलाउड नहीं किए होंगे, ये अगर डिडक्ट नहीं किए होंगे नेट प्रॉफिट निकालते हो, तो अपन यहाँ से उसका बेनिफिट ले सकते हैं। जो ग्रॉस प्रॉफिट आया उससे अपन ये एक्सपेंसेस माइनस कर सकते हैं, उसके बाद में अपना प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा और उसके ऊपर अपन पीजीबीपी इनकम से कैलकुलेट कर देंगे और उसके ऊपर टैक्स पे कर देंगे। समझा यहाँ से? तो ये जो है ये एक्सपेंसेस मैंने लास्ट लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जो अपन प्रॉफिट एंड लॉस निकालते पीजीबीपी का और जो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग होता है वो कैसे निकाला जाता है, क्यों डिफरेंस आता है, तो वो अच्छे से एक्सप्लेन किया था मैंने। अगर आपको देखना होगा तो एक बार पीछे का लेक्चर देख लो, एक आखिरी के 15-20 मिनट में एक्सप्लेन कर दिया होगा, तो एक बार देख लो और आज का लेक्चर हम चालू कर देते हैं अभी। तो देखो सबसे पहला सेक्शन है अपना सेक्शन नंबर 30। तो सबसे पहला सेक्शन रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर एंड इंश्योरेंस फॉर बिल्डिंग। जो भी बिल्डिंग है अपनी, जो हम बिजनेस के पर्पज में यूज कर रहे हैं, बिजनेस पर्पज के लिए अपन जो बिल्डिंग यूज कर रहे हैं, नॉट अ पर्सनल पर्पज। अगर पर्सनल पर्पज और बिजनेस पर्पज दोनों के लिए यूज की जा रही है, जो प्रोपोर्शन अपन बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं उसका ही अपने को डिडक्शन मिलेगा। जो नोट्स देके रखे यहाँ पे जो पिंक कलर में, उससे आपको समझ में आएगा। तो देखो बिजनेस में जो भी अपन बिल्डिंग यूज कर रहे हैं, बिजनेस में जो भी हम बिल्डिंग यूज कर रहे हैं, तो उसका अपने को डिडक्शन मिल जाएगा, उसका अपन डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। जो भी उसके ऊपर रेंट पे किया है, रेट्स पेड किया है, टैक्सेस पेड किया है, रिपेयर एंड इंश्योरेंस, जो भी बिल्डिंग का रिलेटेड जितना भी खर्चा है उसका हम एक्सपेंस क्लेम करेंगे, एक्सपेंस क्लेम करेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, ये एक्सपेंस क्लेम करने के बाद अपना प्रॉफिट कम हो जाएगा, अपना डिडक्शन बढ़ जाएगा, मतलब जो एक्सपेंस का है वो बढ़ जाएगा और अपना प्रॉफिट कम हो जाएगा। उसके बाद अपन टैक्स भी उस पे कम पे करेंगे, उसके ऊपर टैक्स कम पे कर दिया तो अपना टैक्स बच जाएगा। तो इसके वजह से अपने को ये जो कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस है, गवर्नमेंट ने खुद ने अलाउड करके रखे कि ये आप खर्चे अलाउड है, ये बिंदास आप इसके खर्चे P&L का प्रॉफिट निकालते समय इसको लेस कर देना और उसके बाद में आप प्रॉफिट लेने का, तो आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने कुछ खर्चे अलाउड करके रखे सारे असेसिस को कि ये खर्चे आपकी बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसके वजह से आपको P&L के प्रॉफिट से इसको लेस करना जरूरी, ग्रॉस प्रॉफिट से इसको लेस करना जरूरी है और जो नेट प्रॉफिट आएगा वो आपका एक्यूरेट आ जाएगा इसकी वजह से, क्योंकि ये कंपलसरी खर्चे, हर एक बिजनेस को ये खर्चे लगने वाले। तो सबसे पहला खर्चा है अपना रेंट, रेट, टैक्सेस, रिपेयर एंड इंश्योरेंस। अब जो भी खुद की बिल्डिंग है, अब खुद की बिल्डिंग रही तो उसके ऊपर रेंट तो नहीं पेड कर सकते अपन, अगर खुद की बिल्डिंग है उसके ऊपर क्या ही रेंट पे करेंगे भाई, तो रेंट का कोई भी खर्चा आपने को यहाँ पे अलाउड नहीं होगा। अब बोलोगे कि अगर मैंने बिल्डिंग यहाँ से कहीं से रेंट पे ली होती और उसके ऊपर अपन रेंट पे करते तो ये नोशनल है, नोशनल रेंट अलाउड है क्या, तो नहीं, नोशनल रेंट अपने को अलाउड नहीं, जो है वो एक्चुअल बेसिस पे अपन ने अगर पेड किया होगा या फिर अपने P&L में होगा या फिर जो अपन टेनेंट होंगे तभी वो रेंट अलाउड है, जो नोशनल बेसिस है। नोशनल मतलब क्या है, अज्यूम कर रहे हैं अपन कि अगर ये बिल्डिंग हम रेंट पे लेते थे तो उसके ऊपर कितना रेंट पे कर रहे थे, तो ये नोशनल हो जाता है, नोशनल रेंट। तो नोशनल रेंट नाम का कोई भी कंसेप्ट अपने को इनकम टैक्स में नहीं लेना है, जो P&L में है अपने उसकी बेसिस पे अपने को पीजीबीपी का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो ओन बिल्डिंग रही तो ओन बिल्डिंग के ऊपर का जो भी रेंट है, ओन बिल्डिंग के ऊपर का जो भी रेंट है उसका अपने को डिडक्शन नहीं मिलता। अब ओन बिल्डिंग है तो उसका रेंट ही आएगा नहीं, पर
कोई भी रहा ऐसा कि अपन अज्यूम कर रहे हैं, तो उसका डिडक्शन अपने को नहीं मिलेगा। उसके बाद में रेट और टैक्सेस, जो भी हम टैक्सेस पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, म्यूनसिपालिटी को, तो उसके ऊपर के टैक्सेस का अपने को बेनिफिट मिल जाएगा, तो अपन P&L से वो माइनस कर सकते हैं। उसके बाद अपन नेट प्रॉफिट निकालेंगे। इंश्योरेंस का भी, जो बिल्डिंग के ऊपर इंश्योरेंस अगर लिया होगा तो उसका भी खर्चा अपने को अलाउड है। उसके बाद में करंट रिपेयर मतलब थोड़े बहुत जो छोटे मोटे रिपेयर है रेवेन्यू नेचर के, तो उसका हम बेनिफिट ले सकते हैं, उसको हम एक्सपेंस बोल के ट्रीट कर सकते हैं, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में अपन उसको एक्सपेंस ट्रीट कर लेंगे, उसकी वजह से अपना प्रॉफिट कम नहीं जाएगा। तो अपना करंट रिपेयर भी अलाउड है। अब कैपिटल रिपेयर अलाउड नहीं होता है, कैपिटल रिपेयर अलाउड नहीं होता है। प्लीज याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैपिटल नेचर का कोई भी अगर खर्चा किया होगा बिल्डिंग के ऊपर, कैपिटल नेचर का कोई भी खर्चा किया होगा बिल्डिंग के ऊपर, तो अपने को अलाउड नहीं है। क्यों? तो देखो, कैपिटल नेचर का खर्चा कोई भी कैपिटल नेचर का खर्चा रहा तो एज अपन असेट ट्रीट करेंगे उसे, क्योंकि वो कैपिटल नेचर का खर्चा, तो असेट ट्रीट करेंगे अपन उसे। तो असेट ट्रीट करने के बाद वो अपने P&L का पार्ट नहीं बनेंगे, वो अपने बैलेंस शीट का पार्ट बन जाएगा, तो उसको हम कैपिटलाइज कर देंगे। इसकी वजह से जो भी कैपिटल रिपेयर होते उसको हम एक्सपेंस ट्रीट नहीं करते, उसका कोई भी यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं होगा। अगर कैपिटल रिपेयर अगर हमने P&L से माइनस करके रखा होगा, कैपिटल रिपेयर अगर P&L से माइनस करके रखा होगा, तो अपने को वो सबसे पहले ऐड कर देना पड़ेगा, और वो अपने को कैपिटलाइज करना पड़ेगा। अब मैं जब भी यहाँ पे अलाउड होता है, तो देखो यहाँ पे ये अलाउड है, एक्सपेंस अलाउड है, इंश्योरेंस अलाउड है, कैपिटल रिपेयर जो होता है वो अलाउड है। तो उसका मतलब क्या होता है, एक बार समझ लेते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था, फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ। देखो, अब ये कंपनी एक्ट के हिसाब से बैलेंस शीट बनी होगी, कंपनी एक्ट के जो भी प्रोविजन है उसके हिसाब से P&L बैलेंस शीट बना होगा, और P&L बनने के बाद यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट आया होगा। अब यहाँ पे बहुत सारे अपने खर्चे, बहुत सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे डिडक्ट करके रखे होंगे। अब इनकम टैक्स क्या बोलता है, कुछ ही एक्सपेंस आपको अलाउड होते हैं, क्योंकि आप ऐसे करके आपका प्रॉफिट कम ज्यादा कर सकते हो। आपको अगर सारे एक्सपेंसेस अलाउड कर दिए तो कोई भी खर्चे आप दिखा सकते हो यहाँ पे, और प्रॉफिट जो है वो कम ज्यादा करने की कोशिश कर सकते हैं, और टैक्स में इसके वजह से गड़बड़ हो सकती है। तो इनकम टैक्स वाले क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स जब आप पे करोगे, इनकम टैक्स के अनुसार, तो इनकम टैक्स का जो प्रॉफिट है, इनकम टैक्स का प्रॉफिट जो है वो भी हम पीजीबीपी के हिसाब से निकालेंगे। पीजीबीपी के जो भी प्रोविजन है उसके हिसाब से हम अपना प्रॉफिट निकालेंगे। पीजीबीपी के प्रोविजन से जो भी प्रॉफिट आएंगे उसके ऊपर हम टैक्स पे करेंगे। तो कंपनी एक्ट के हिसाब से ये बैलेंस शीट आएंगे, उसका नेट प्रॉफिट ये आया होगा। तो उसके बाद में ये जो एक्सपेंस है, ये कंपनी एक्ट के हिसाब से एक्सपेंसेस होंगे। अब अपने को निकालना है इनकम टैक्स का प्रॉफिट, पीजीबीपी का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा अपने को। पीजीबीपी का प्रॉफिट निकालने से पहले अपने को सबसे पहले ये प्रॉफिट लेना पड़ेगा। ये प्रॉफिट लेने के बाद जो भी एक्सपेंस अपने को डिसअलाउड है, तो डिसअलाउड मतलब उसका बेनिफिट अपन क्लेम नहीं कर सकते, तो यहाँ पे जो है वो अपने को एक्सपेंसेस यहाँ पे ऐड कर देने पड़ेंगे। इसकी वजह से अपना प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि वो अलाउड नहीं है, एक्सपेंसेस अपने को इनकम टैक्स में अलाउड नहीं है, तो इसकी वजह से हमने उसको ऐड कर दिया है। अब हमने उसको प्रॉफिट में ऐड कर दिया है, तो इसकी वजह से अपना अब प्रॉफिट जो आएगा, ये अपना प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इसकी वजह से अपना प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और उसके ऊपर हम टैक्स पे करेंगे। अब इनकम टैक्स ने यही बोल के रखा है कि हम सारे खर्चे आपको अलाउड नहीं करेंगे। जो भी इनकम टैक्स के रिलेटेड खर्चे, जो भी इंपॉर्टेंट खर्चे आपके बिजनेस के लिए, उतने ही अलाउड हो जाएंगे। उसके सिवा कोई भी खर्चा किया होगा आपने, तो वो हम अलाउ नहीं करेंगे। उसको आपको प्रॉफिट में ऐड बैक करना पड़ेगा, और उसके वजह से अपना प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और अपन टैक्स भी ज्यादा पे करेंगे। तो यही यहाँ पे होता है। अब देखो, अगर जो कंपनी एक्ट की बैलेंस शीट बनी होगी, और यहाँ पे जो भी खर्चा है, समझो यहाँ पे अब यही सेक्शन ले रहे हैं अपन बिल्डिंग के रिलेटेड जो भी खर्चा होंगे, यहाँ पे एक्सपेंसेस होंगे बहुत सारे, एक्सपेंसेस नहीं, चलो यहाँ पे रेंट पे किया होगा,
रेंट पे किया होगा, तो रेंट अपने को अलाउड है, रेंट अपने को अलाउड है, तो ये जो नेट प्रॉफिट है, ये जो नेट प्रॉफिट है उसमें हम रेंट ऐड करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि रेंट अलाउड है और वो एक्चुअली में जो बैलेंस शीट बनी वो प्रॉपरली बनी और उसमें भी रेंट हमने माइनस करके रखा है, उसके बाद नेट प्रॉफिट आया, उसके बाद में नेट प्रॉफिट आया। तो इसमें जो रेंट पेड का इफेक्ट है, जो रेंट पेड का इफेक्ट है वो ऑलरेडी आ चुका है, वो ऑलरेडी आ चुका है, वो ऑलरेडी आ चुका है। तो अपने को बस जो भी डिसअलाउड एक्सपेंसेस, जो भी डिसअलाउड एक्सपेंसेस है वो अपने को ऐड बैक करने पड़ेंगे, वो अपने को ऐड बैक करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे समझो, कैपिटल नेचर का कोई भी एक्सपेंसेस होता है, कैपिटल नेचर का कोई भी बिल्डिंग के ऊपर कैपिटल नेचर का कोई भी एक्सपेंस किया हुआ रहता, तो हम वो ऐड करते क्या? तो आंसर इज यस, अपने को ऐड करना पड़ता, क्योंकि जो भी कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस वो बिल्डिंग के रिलेटेड कैपिटल एक्सपेंस नेचर के एक्सपेंसेस है वो अपने को अलाउड नहीं है। तो ये जो नेट प्रॉफिट आएगा, ये जो नेट प्रॉफिट आएगा, ये नेट प्रॉफिट में अपने को कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि वो डिसअलाउड है, क्योंकि वो डिसअलाउड है। और जो अलाउड है वो ऑलरेडी लेस हो चुके हैं। अगर ये जो रेंट है, अगर यहाँ पे रेंट जो है P&L में नहीं होता उसका इफेक्ट, अगर P&L के डेबिट साइड में वो नहीं होता तो उसका अपने को एडजस्टमेंट करना बाकी रहता था। तो ये जो नेट प्रॉफिट आता था, अगर यहाँ पे रेंट समझो नहीं होता था तो इसका एडजस्टमेंट करना जरूरी था। तो अपने को इनकम टैक्स के कैलकुलेशन के लिए रेंट तो अलाउड है, अपने को रेंट अलाउड है, पर यहाँ पे रेंट उन्होंने लिख के नहीं दिया है, अपने P&L में उसका इफेक्ट नहीं आया। तो ये जो नेट प्रॉफिट आया होगा P&L में कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी प्रॉफिट आया होगा उसमें से अपने को रेंट पेड जो है वो माइनस कर देना पड़ेगा, रेंट पेड जो है वो अपने को माइनस कर देना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया था कि ओनर के लिए तो रेंट अपना अलाउड नहीं, पर टेनेंट रहा तो उसके ऊपर का रेंट अपने को अलाउड हो जाएगा, रेट्स एंड टैक्सेस अपने को अलाउड हो जाएंगे, इंश्योरेंस का खर्चा अपने को अलाउड हो जाएगा, कैपिटल रिपेयर रहा तो वो अलाउड नहीं होगा, पर करंट रिपेयर रहा तो करंट रिपेयर रहा मतलब रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, तो रेवेन्यू नेचर का जो भी खर्चा है तो अपन उसको अलाउड कर देंगे, तो उसको हम अलाउड कर देंगे। तो देखो कैपिटल नेचर का जो भी खर्चा है वो अपने को अलाउड नहीं होता, पर रेवेन्यू नेचर का खर्चा अपने को अलाउड होता है। पिछले लेक्चर में भी CIT वर्सेस सौराष्ट्र लिमिटेड में, सॉरी CIT वर्सेस नहीं, मैंने एग्जांपल दिया था आपको, तो उसमें आपको बताया था, हाँ CIT वर्सेस सौराष्ट्र में मैंने एक्सप्लेन करके दिया था कि कैपिटल और रेवेन्यू दो प्रकार के अलग अलग नेचर के खर्चे होते P&L अपने PGBP में, तो अपने को कैपिटल का कभी भी अलाउड नहीं होता है। एज पर केस लॉ अगर कोई अलाउड हुआ, एज पर केस लॉ कोई भी अलाउड हुआ तो उसका हम डिडक्शन ले सकते हैं, पर रेवेन्यू नेचर के जो भी खर्चे होंगे वो मैक्सिमम अपने को अलाउड हो सकते हैं अगर इनकम टैक्स में मना नहीं किया होगा। इनकम टैक्स में अगर मना नहीं किया होगा तो अपन वहां से वो उसका इफेक्ट कम कर देंगे, P&L में वो ऐड कर देंगे, मतलब उसका इफेक्ट वहां से हटा देंगे एक्सपेंसेस का। अब देखो जो रेंट है, अपने को रेंट तो यहाँ पे ओनर रहा तो रेंट अलाउड नहीं है, रेट एंड टैक्सेस अलाउड है, इंश्योरेंस अलाउड है, करंट रिपेयर अपने को अलाउड है, कैपिटल रिपेयर अपने को अलाउड नहीं है। अब रेंट अगर रेंट पे ली होंगी बिल्डिंग, हम टेनेंट है तो रेंट जो है वो अलाउड हो जाएगा, रेट एंड टैक्सेस अपने को अलाउड हो जाएंगे, इंश्योरेंस अलाउड हो जाएगा, करंट रिपेयर अपने को अलाउड हो जाएगा, कैपिटल रिपेयर रहा तो अपने को अलाउड नहीं होगा, कैपिटल रिपेयर रहा वो अपने को अलाउड नहीं होगा, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया है। अब देखो, अब इसके कुछ नोट्स देखे रखे हैं। अब बिल्डिंग जो है अपने बिजनेस और प्रोफेशन में यूज होनी चाहिए, बिजनेस और प्रोफेशन में ये बिल्डिंग यूज होनी चाहिए, बिजनेस और प्रोफेशन में ये बिल्डिंग अपनी यूज होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट है अपना, बिल्डिंग पार्टली पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रही है और पार्टली जो है अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रही है, पार्टली पर्सनल पर्पस और पार्टली बिजनेस पर्पस। तो जो बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, जो बिजनेस के लिए यूज हो रहा है उसके का अपने को डिडक्शन मिलेगा, उसी का अपने को डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद में कैपिटल रिपेयर रहा, कैपिटल रिपेयर का अपने को डिडक्शन नहीं मिलता तो अपने को क्या बोला था मैंने, कैपिटलाइज करना पड़ेगा। अब इसको हम कैपिटल रिपेयर अगर टेनेंट ने भी किया तो इसको भी हम कैपिटलाइज करेंगे, और जो अगर ओनर ने भी किया तो इसको भी हम कैपिटलाइज करेंगे। अब अगर टेनेंट की खुद की बिल्डिंग नहीं है पर उसने कैपिटल नेचर का एक्सपेंस किया होगा वो बिल्डिंग के ऊपर, समझो कोई भी फ्लोर बढ़ा के दिया होगा उसने, 3 फ्लोर की बिल्डिंग है और उसने अगर 4th फ्लोर बढ़ा के दिया तो ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है, तो वो कैपिटलाइज कर देगा। क्या वो डिप्रिसिएशन क्लेम करेंगे? हाँ, क्योंकि उसने कैपिटल नेचर का खर्चा किया है वो उसके लिए असेट बन जाएगा और उसके ऊपर वो
डिप्रिसिएशन क्लेम कर लेगा, डिप्रिसिएशन क्लेम कर लेगा क्योंकि उसने खर्चा किया है, वो कैपिटल नेचर का है, तो उसका वो कैपिटलाइज कर देगा वो पूरा का पूरा खर्चा, और उसको एक्सपेंसेस जो डिप्रिसिएशन का है वो खर्चा उसको अलाउड हो जाएगा, डिप्रिसिएशन का खर्चा उसको अलाउड हो जाएगा। तो देखो कैपिटल नेचर का खर्चा रहा, कैपिटल नेचर का खर्चा रहा, तो उसको हम कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग में उसको हम ऐड कर देंगे, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग में उसको हम ऐड कर देंगे, और डेप्रिसिएशन भी चार्ज हो जाएगा इवन इफ सच एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द टेनेंट। तो टेनेंट ने भी कोई खर्चा किया तो इसको भी हम कैपिटलाइज कर देंगे, इसको भी हम कैपिटलाइज कर देंगे, और उसके ऊपर अपन डेप्रिसिएशन क्लेम कर देंगे। डेप्रिसिएशन का सेक्शन अपन पढ़ेंगे, 32 नंबर का सेक्शन है उसका। आज टाइम मिला तो आज कर लेंगे, नहीं तो उसका भी अच्छे से एक्सप्लेन करके अपन करने वाले हैं। तो डिप्रिसिएशन का खर्चा उसको अलाउड हो जाएगा, डिप्रिसिएशन का खर्चा उसको अलाउड हो जाएगा। अब एक बात बताओ, अब फर्म है, ये एक फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, उसमें ABCD 4 पार्टनर। अब जो फर्म की जो ऑफिस है, फर्म का जो ऑफिस है, अब ए का जो प्रीमाइसेस है, ए के दादा परदादा ने बहुत कमाई करके रखी, बहुत पैसा छाप लिया, तो उनकी बहुत बड़ी जमीन है, और उसके अंदर एक इन्होंने ऑफिस खोल लिया, अब ये क्या कर रहे हैं, एक उसका रेंट पे कर रही है, जो फर्म है, फर्म के P&L बैलेंस शीट में जो रेंट पेड हो रहा है वो ए को हो रहा है, ए को रेंट पे हो रहा है, क्योंकि ए के प्रीमाइसेस में जगह है फर्म की, तो ए को रेंट पे हो रहा है। तो क्या इसका डिडक्शन इनको मिलेगा क्या, फर्म के बैलेंस शीट में, फर्म के P&L में जो रेंट पे हो रहा है वो ए को हो रहा है, वो ए एज अ पार्टनर काम कर रहा है फर्म में, तो क्या फर्म को जो रेंट पे कर रहा है उसका डिडक्शन मिलेगा? तो आंसर यस, उसका डिडक्शन मिल जाएगा। तो फर्म रन इट्स बिजनेस इनटू प्रीमाइसेस ओन्ड बाय वन ऑफ इट्स पार्टनर, तो रेंट पेएबल टू पार्टनर इज अलाउड एज डिडक्शन, क्योंकि वो रेंट अपने को पे करना पड़ेगा। फर्म अब यहाँ पे असेसी जो है फर्म हो जाएगा, तो फर्म ने किसी को तो रेंट पे किया है, तो रेंट का डिडक्शन यहाँ पे अलाउड हो जाएगा, रेंट का डिडक्शन यहाँ पे अलाउड हो जाएगा। समझ में आया क्या? तो देखो रेंट, रेट, टैक्सेस, रिपेयर एंड इंश्योरेंस किसका होना चाहिए? बिल्डिंग का। सेक्शन नंबर कौन सा है अपना 30। तो अगर ओन बिल्डिंग है तो इसके ऊपर रेंट तो पे नहीं कर सकते अपन, पर रेट, टैक्सेस, रिपेयर, इंश्योरेंस इसका खर्चा कैपिटलाइज हो जाए, इसका खर्चा अपने को अलाउड हो जाएगा, इसका खर्चा अपने को अलाउड हो जाएगा, एज ए डिडक्शन अपने को अलाउड हो जाएगा। अगर इसका इफेक्ट P&L में ऑलरेडी दे के रखा होगा तो अपने को कुछ भी जरूरत नहीं, पर इसका इफेक्ट अगर P&L में नहीं देके रखाऊंगा तो अपने को जो प्रॉफिट आया उसमें से उसको माइनस कर देना पड़ेगा। अब जो भी रिपेयर का खर्चा है, रिपेयर का खर्चा अगर करंट रिपेयर रहा तो अपने को अलाउड है, तो उसका P&L में इफेक्ट आ जाएगा। अगर P&L में इफेक्ट नहीं देके रखा है तो अपने को नेट प्रॉफिट से उसको माइनस कर देना पड़ेगा। अगर कैपिटल रिपेयर का खर्चा है, तो उसका डिडक्शन अपने को अलाउड नहीं, कैपिटल नेचर का खर्चा है उसका डिडक्शन अपने को अलाउड नहीं है। कैपिटल नेचर का खर्चे को अपने को कैपिटलाइज करना पड़ेगा, अपने को कैपिटलाइज करना पड़ेगा, और बिल्डिंग के कॉस्ट में उसको, बिल्डिंग का जो भी वैल्यू है उसमें उसको ऐड कर देना पड़ेगा। अगर बिल्डिंग रेंट पे है तो रेंट पे का अपने को डिडक्शन मिल जाएगा, रेट टैक्सेस का डिडक्शन मिल जाएगा, इंश्योरेंस का डिडक्शन मिल जाएगा, करंट रिपेयर का अपने को डिडक्शन मिल जाएगा। फिर से यहाँ पे कैपिटल रिपेयर किया तो कैपिटल रिपेयर को अपने को कैपिटलाइज कर देना पड़ेगा, और टेनेंट भी रहा तो उसको डिप्रिसिएशन का बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएगा। समझ में आया क्या? चलो लाइक कर दो, सबसे पहले लाइक कर दो वीडियो, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। चलो आगे बढ़ देते हैं अपन। अब सेम सेक्शन है, सेक्शन नंबर 32। यहाँ पे बस जो भी रिपेयर, इंश्योरेंस वो है प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर। अब इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस का खर्चा अपने को अलाउड हो जाएगा। हाँ, रेवेन्यू रिपेयर रहा तो उसका खर्चा अपने को अलाउड हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे टैक्सेस वगैरह तो नहीं आएंगे, रेट टैक्सेस तो नहीं आएंगे, तो इसका भी नहीं आएगा, पर रेंट का खर्चा अलाउड होगा क्या? हाँ, रेंट का खर्चा अलाउड होगा, वो अलग सेक्शन में होगा। यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है? रिपेयर और इंश्योरेंस, प्रॉफिट एंड प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर का। रिपेयर एंड इंश्योरेंस हमने को किसका दिया है? प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर का। अब रेंट कहाँ पे अलाउड होगा? तो रेंट के लिए अपन सेपरेट एक सेक्शन पढ़ेंगे, उसमें अपने को समझ जाएगा कि आपको ये रिलेट करके दूंगा, तब आपको वो रिलेट करके दूंगा। अब जो भी इंश्योरेंस का खर्चा है वो अपने को अलाउड हो जाएगा प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर और फर्नीचर के ऊपर। कोई भी इंश्योरेंस किया है, टेनेंट ने भी किया हो तो अलाउड हो जाएगा, ओनर ने भी किया हो तो वो अलाउड हो जाएगा। उसके बाद में रेवेन्यू नेचर का खर्चा होगा, टेनेंट को भी अलाउड है, ओनर को भी अलाउड है। कैपिटल नेचर का खर्चा होगा, कैपिटल रिपेयर किया होगा तो टेनेंट को भी कैपिटलाइज करना पड़ेगा, ओनर को भी कैपिटलाइज करना पड़ेगा। तो देखो ओनर और टेनेंट दोनों के लिए यहाँ पे सेम आ जाएगा। जो रेंट का खर्चा है वो अपन नेक्स्ट अलग सेक्शन में पढ़ेंगे। अब ये जो यहाँ पे पॉइंट है,
सेम है यहाँ पे जो सेक्शन नंबर 30 के अपने जो सेक्शन नंबर 30 की यहाँ पे बस बिल्डिंग का जो अपने को प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर से चेंज कर देने हैं। ये प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर अपने को बिजनेस और प्रोफेशन में यूज करना चाहिए कि अगर कोई भी पर्सनल पर्पस के लिए भी यूज करे प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर, जो भी बिजनेस में अपन जो भी प्रोपोर्शन यूज कर रहे हैं तो उसका ही अपने को डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद में कैपिटल नेचर का कोई भी खर्चा रहा तो अपने को कैपिटलाइज कर देना पड़ेगा और उसके ऊपर हम डिप्रिसिएशन क्लेम कर देंगे। अगर फर्म कोई भी फर्म प्लांट एंड मशीनरी या फिर अब यहाँ पे रेंट का तो पॉइंट नहीं आएगा, मतलब फर्म अगर इंश्योरेंस क्लेम करनी होंगी या फिर रेवेन्यू नेचर का कोई खर्चा किया होगा तो वो पार्टनर को तो पे नहीं करेंगे ऑब्वियसली इंश्योरेंस कंपनी को या फिर रेवेन्यू। तो यहाँ पे ये पॉइंट नहीं आएगा, यहाँ पे ये पॉइंट नहीं आएगा। तो आप सेम ये पॉइंट है तो यहाँ पे लिख दिया है मैंने कि सेम एज पर सेक्शन नंबर 30, तो सेम पॉइंट है पढ़ लेना यहाँ पर, सेम टू सेम एक्सप्लेनेशन कर दिए। अब चलो अपने हो गए सेक्शन नंबर 30, सेक्शन नंबर 31। सेक्शन नंबर 30 कौन सा था अपना? रेंट रेट एंड टैक्सेस, रिपेयर इंश्योरेंस ऑफ द बिल्डिंग। और सेक्शन नंबर 31 था अपना रिपेयर इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और अपना फर्नीचर। अब जाते सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन में, पीजीबीपी का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, सीए इंटर रहो, सीए में इंटर रहो, सीए फाइनल रहो, सीए में फाइनल रहो, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अपने को पीजीबीपी का हर एक कैलकुलेशन में ये सेक्शन का अपने को एडजस्टमेंट करना रहेगा। आर्टिकलशिप में भी जाओ आप, अगर कोई भी कंपनी का आप बना रहे होंगे या भी कोई फर्म का बना रहे होंगे तब भी आपको ये एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए भी, एग्जाम के पर्पस के लिए भी, दोनों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन है। बेसिक से सीखेंगे अपन। 30 साल पुराना जो है 1980 का, तब कैसे 1988 का शायद कुछ प्रोविजन था, तो उस टाइम का प्रोविजन कैसे हुआ करता था, अभी का प्रोविजन कैसे, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ये एक्सप्लेन करना जरूरी है क्योंकि ब्लॉक ऑफ असेट का कंसेप्ट तब से आया था, ब्लॉक ऑफ असेट का कंसेप्ट तब से आया था, तो वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना जरूरी है यहाँ पे क्योंकि अपने को वो अंडरस्टैंडिंग आ जाएंगी। आई नो बहुत सारे टीचर एक्सप्लेन नहीं करेंगे, पर आप अगर लेक्चर देख रहे होंगे तो मेरे से जितना भी हो सका मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा क्योंकि आपने अपना ज्ञान ही बढ़ने वाला है, तो इससे कुछ आपको दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अगर मैं ज़्यादा कभी ज्ञान दे रहा हूँ आपको तो लेट भाई बस। तो चलो डेप्रिसिएशन का सेक्शन नंबर पढ़ने वाले अपन, सेक्शन नंबर 32। सेक्शन नंबर 32 डेप्रिसिएशन, जो सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब अब सेक्शन नंबर 32 इंपॉर्टेंट है। सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है आपने को, केस लॉ भी याद करने की आपने को जरूरत नहीं, पर जो जो केस लॉ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बोल दूंगा। जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है वो अभी अपन 3-4 बार बोल देंगे तो आपको याद करना पड़ेगा। तो सेक्शन नंबर 32 है डिप्रिसिएशन का, सेक्शन नंबर 32 डिप्रिसिएशन का, सेक्शन नंबर 32 है डिप्रिसिएशन का। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनो, अकाउंट्स का जो भी डिप्रिसिएशन आपने सीखा होगा, अकाउंट में, कॉस्ट में, जो भी सब्जेक्ट में आपने डिप्रिसिएशन सीखा होगा, भूल जाओ सब। जो भी डिप्रिसिएशन की कंसेप्ट आपने अभी तक सीखे होंगे सब के सब भूल जाओ। एसएलएम भूल जाओ, डब्ल्यूडीवी भूल जाओ, सारे डिप्रिसिएशन के कंसेप्ट भूल जाओ। अब जो इनकम टैक्स का डिप्रिसिएशन पढ़ने वाले हैं, बस इनकम टैक्स का डिप्रिसिएशन के बारे में आपको सोचना है। अब डेप्रिसिएशन जो भी अलाउड होता है, इनकम टैक्स में, वो होता है पुट टू यूज, नॉट अ रेडी टू यूज। मतलब जब जो भी असेट अपन पुट टू यूज करेंगे बिजनेस में, वो यूज करने को लग जाएगा। अब समझो मेरे पास ये कैलकुलेटर मेरा असेट है, अगर ये मैंने पुट टू यूज किया है, मैं कैलकुलेटर जो है बिजनेस में यूज करने लगा हूं, तब से मेरे को ये डिप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल जाएगा, तब से मैं इसके ऊपर डिप्रिसिएशन क्लेम करता हूं। अगर मैंने ये कैलकुलेटर लेके रखा है, समझो मैंने अप्रैल महीने में ये कैलकुलेटर लेके रखा हूँ प्रीवियस ईयर, मैंने 1 साल ये यूज ही नहीं किया, ड्रावर में पड़े सड़ गया 1 साल तक, तभी भी मैं इसको डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं करूंगा, कि तभी भी मैं इस पे ऊपर डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं करूंगा क्योंकि ये पुट टू यूज नहीं हुआ है। इनकम टैक्स में सबसे मेन बात है अपने को, जो असेट है वो पुट टू यूज होना, नॉट अ रेडी टू यूज। जो भी असेट है वो अपन बिजनेस में यूज करना चाहिए, उसके बाद जो डिप्रिसिएशन है वो मैंडेटरीली अलाउ है। अब आप ये सोचेंगे कि डिप्रिसिएशन मैंडेटरी अलाउ क्यों किया है, तो डिप्रिसिएशन बिना क्लेम करके भी लोग टैक्स का फ्रॉड कर रहे थे।
बहुत पुरानी बात है, वो अपने को सीखने की जरूरत नहीं। तो तब से ये प्रोविजन लाया गया कि डिप्रिसिएशन जो है वो आपको मैंडेटरीली अलाउ किया गया है। अगर आपने P&L में डिप्रिसिएशन का इफेक्ट डिप्रिसिएशन डेबिट में नहीं किया होगा और असेसमेंट में आ गया वो केस, असेसमेंट में निकल गया वो केस, तो असेसी सबसे पहले आपने डिप्रिसिएशन चेक करेगा और डिप्रिसिएशन वहां से माइनस कर देगा। डिप्रिसिएशन क्यों क्लेम नहीं किया आपने ये पूछ के, तो मैंडेटरीली आपको डिप्रिसिएशन अलाउड करना पड़ेगा। मैंडेटरीली आपको P&L में डिप्रिसिएशन का इफेक्ट देना पड़ेगा, P&L में डिप्रिसिएशन का इफेक्ट देना पड़ेगा। समझ में आया क्या? तो देखो सबसे पहला पॉइंट अपने को याद रखना है, पुट टू यूज होना चाहिए। असेट जो है बिजनेस में पुट टू यूज होना चाहिए। सेकंड पॉइंट अपना मैंडेटरीली अलाउ है, मैंडेटरीली अलाउड है, डिप्रिसिएशन का इफेक्ट अपने को चक मार के लेना पड़ेगा। समझ में आया? उसके बाद में असेट मस्ट बी यूज फॉर द बिजनेस पर्पस। तो असेट अपने को बिजनेस पर्पस के लिए यूज करना पड़ेगा, असेट अपने को बिजनेस पर्पस के लिए यूज करना पड़ेगा। सेम पॉइंट ऊपर भी हमने 30-31 में पढ़ा था। अगर पार्टली बिजनेस में हो रहा है, पार्टली अपने ओन यूज के लिए हो रहा है, घर के काम के लिए यूज हो रहा है, तो जो भी प्रोपोर्शन अपन बिजनेस में यूज कर रहे हैं उसका अपने को डिप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो असेट शुड बी यूज होनली और पार्टली बाय द असेसी। अब नेक्स्ट कि जो असेट है वो अपने को वोनली और पार्टली असेसी के नाम का होना, उसका ओनर वो असेसी होना। अगर पार्ट ओनर रहा तो जो भी जितना भी उसका प्रोपोर्शन है, मतलब समझो मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर 50% इन्वेस्ट किया हमने और एक बड़ी प्लांट एंड मशीनरी परचेस की, तो 50% डिप्रिसिएशन मेरे को अलाउड हो जाएगा और 50% डिप्रिसिएशन मेरे दोस्त को अलाउड हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे देखेंगे कि ओनरशिप कितना है, ओनरशिप का परसेंटेज कितना है, उस बेसिस पे अपने को डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो असेट का ओनरशिप होना चाहिए, असेट का ओनरशिप भी होना चाहिए। असेट डिप्रिसिएशन अपने को मैंडेटरी क्लेम करना है। डिप्रिसिएशन पुट टू यूज होने के बाद ही अपन क्लेम कर सकते हैं। जो असेट है वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज होना चाहिए, जो असेट है वो अपनी बिजनेस पर्पस के लिए यूज होना चाहिए। उसके बाद डिप्रिसिएशन इज अलाउड टू अ बेनिफिशियल ओनर, डिप्रिसिएशन इज अलाउड टू अ बेनिफिशियल ओनर। अब इसके लिए एक केस लॉ हुआ था, चलो उसकी हम बात कर लेते, याद रखने की जरूरत नहीं। एक कंपनी थी और कंपनी ने क्या कर लिया, जो उनके पास व्हीकल्स थे, ट्रक, बसेस जो भी थे, वो जो है वो उन्होंने, एक मिनट में केस लॉ का नाम ही लेके आता हूं, मतलब आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। चलो आपके सिलेबस में नहीं वो केस लॉ, मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, मतलब फालतू का दिमाग लगाने की आप जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं वो केस लॉ। तो चलो दूसरा एग्जांपल थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं अपन। असेसी जो है यहाँ पे असेसी है, कोई भी असेसी ने अपना पॉइंट क्या था वो भूल गया मैं, अब बेनिफिशियल ओनर वाला। चलो असेसी है, असेसी ने उसकी जो गाड़ी है वो बेच दी किसी को, तो भी बेच दी, किसको बेचते, चलो मेरे को गाड़ी बेच दी। अब जो गाड़ी बेच दी, जो रजिस्ट्रेशन था आरटीओ का जो रजिस्ट्रेशन होता वो अभी भी पेंडिंग था। तो क्या मैं ये गाड़ी के ऊपर अब रजिस्ट्रेशन, तो ओनर तो अभी तक डॉक्यूमेंट के ऊपर, ओनरशिप अब तक चेंज नहीं हुई, ओनरशिप अब तक डॉक्यूमेंट के ऊपर चेंज नहीं हुई, पर मैं ये गाड़ी यूज करने लग गया, 3-4 महीने हो गए, मस्त पैकी चला रहा हूँ, घूम रहा हूँ, इधर उधर ठोक रहा हूँ, पर क्या मैं ये गाड़ी का अब तक लीगली ओनर हुआ क्या? नहीं। आरटीओ के पास जो रजिस्ट्रेशन होता है उसके ऊपर मैं ओनर हुआ क्या? नहीं। तो यहाँ पे क्या बोला है कि अपना जो डिप्रिसिएशन अलाउड है वो बेनिफिशियल ओनर होना। तो मैं यहाँ पे बेनिफिशियल ओनर हूँ, मैं इसका डिप्रिसिएशन क्लेम करूंगा। अब आरटीओ में इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो ये लीगल ओनरशिप रहा, पर बेनिफिशियल ओनर तो मैं ये गाड़ी का हो चुका हूं, तो उसके ऊपर मैं डिप्रिसिएशन क्लेम कर सकता हूं। तो बेनिफिशियल ओनर को अपन डिप्रिसिएशन अलाउड कर देंगे, समझा पॉइंट? तो देखो सबसे पहला पॉइंट क्या था अपना, अपने को असेट पुट टू यूज होना चाहिए, उसके बाद में मैंडेटरीली डिप्रिसिएशन मैंडेटरीली अलाउड होना चाहिए। जो असेट है अपना बिजनेस और प्रोफेशन में यूज होना चाहिए, और असेट जो है उसका ओनरशिप असेसी के पास होना चाहिए, पार्टली रहो या होली रहो, ओनरशिप असेसी के पास होना चाहिए। उसके बाद में डिप्रिसिएशन जो है वो बेनिफिशियल ओनर को मिल सकता है, डिप्रिसिएशन अपने बेनिफिशियल ओनर को भी मिल सकता है। उसके बाद में अगर कोई भी लेसी ने अगर कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी असेट जो है वो लीज पे चढ़ा दिया, तो उसका जो
ये डिप्रिसिएशन है वो लेजी क्लेम करेगा या लेसर क्लेम करेगा। तो देखो आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा कि दो टाइप के लीज होते हैं, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल, वो यहाँ पे भूल जाओ। अपने को यहाँ पे बोला है कि सीबीडीटी सर्कुलर ने ये अनाउंस कर दिया था कि जो डिप्रिसिएशन है वो लेसर क्लेम करेगा, जो डिप्रिसिएशन है वो लेसर क्लेम करेगा। अब इसके ऊपर और एक केस ला हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था, देखो एक कंपनी थी, कंपनी के पास बहुत सारे ट्रक थे और ट्रक जो थे उन्होंने एक कंपनी को लीज पे दे दी थी, एक कंपनी को दूसरी कंपनी को लीज पे दे के रखे थे। अब जो एग्रीमेंट हुआ था तो उसके ऊपर लीज पे एग्रीमेंट हुआ था, तो उसके सारे एग्रीमेंट हो गए, प्रॉपरली एग्रीमेंट हो गए। अब कंपनी ये जो है इसको ये लीज पे दी थी, तो कौन सी कंपनी एसेट जो है डिप्रिसिएशन क्लेम करना चाहिए। तो उसके बाद में सीबीडीटी ने सर्कुलर निकाल दिया कि ओनरशिप जो है लीज पे दिया होगा और लीज के बाद में जो पूरे पेपर वगैरह होंगे, सारे वर्क जो होंगे ये कंपनी के नाम पे होंगे, क्योंकि वो एसेट लीज पे देके रखा है। पर जो बेनिफिट है, जो एक्चुअली में ओनर है, वो कौन सी कंपनी जिसने वो एसेट लीज पे दिया होगा, वो एक्चुअली में वो एसेट का ओनर है। तो जो कंपनी ने लीज पे देके रखा है एसेट, वही कंपनी इसका डिप्रिसिएशन क्लेम कर सकती है, तो देखो लीज के केस में जो डिप्रिसिएशन है वो लेसर क्लेम करेंगे, लीज के केस में डिप्रिसिएशन लेसर क्लेम करेंगे। अब आपने समझो एक गाड़ी ली, अगर एक गाड़ी ली, हफ्ते पे करोगे आप, इंस्टॉलमेंट में गाड़ी लोगे, समझो एक लैंड रोवर ले ली, अब इसको डायरेक्ट कैश पेमेंट तो ऑब्वियसली नहीं करोगे, बहुत अमीर होगा तो वो कैश पेमेंट करेगा या फिर ऑन द स्पॉट जो चेक से बैंक से पेमेंट कर देगा। पर आपने अगर लैंड रोवर ली बाई चांस, तो उसका आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे, तो आपके पास उसका ओनरशिप कब आएगा, जब आप आखिरी इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे। उसका प्रॉपरली ओनरशिप कब आएगा, जब आपके पास आखिरी इंस्टॉलमेंट आपने पे कर दिया, उसके बाद आपको ओनरशिप मिल जाएंगी। पर आप डिप्रिसिएशन के लिए इनकम टैक्स में जब भी आप डिप्रिसिएशन क्लेम करोगे, जब भी आपको ये एसेट मिल जाएगा, उसी दिन से आप यहाँ पे उसका डिप्रिसिएशन क्लेम करना चालू करेंगे। इन केस ऑफ हायर परचेज द डिप्रिसिएशन क्लेम करना चाहिए फ्रॉम द बिगिनिंग। जब भी आपको एसेट मिल जाएगा उस समय से आपको डिप्रिसिएशन क्लेम करना पड़ेगा। अब बाई चांस आपने इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया और कंपनी वाले गाड़ी उठा के लेके चले गए, तब क्या करेंगे, वो दिया है क्या वहां पे पॉइंट, कुछ भी दिया हुआ नहीं ना, आपने को डिप्रिसिएशन क्लेम करना है, वो उसी पॉइंट पे दिया है ना, तो उसका दिमाग अभी मत लगाओ। जब भी जैसे रिलेवेंट पॉइंट आएंगे, कुछ इंटर में आएंगे, कुछ फाइनल में आएंगे, तब आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। जितना आपको देके रखा है उतना ही पढ़ो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, क्योंकि वो डिप्रिसिएशन इफेक्ट जो है वो रिवर्स करना पड़ता है, फिर आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा उस साल में। वो उस साल की बात है जिस साल में इंस्टॉलमेंट नहीं पी किया, जिस साल में वो गाड़ी लेके जाएंगे, उस साल की बात है। अपने को सिलेबस में नहीं दिए वाला, तो दिमाग मत लगा। जो भी हायर परचेज के एसेट एसएससी ने लेके रखेंगे, तो उसका डिप्रिसिएशन हम बिगिनिंग ऑफ द ईयर के से क्लेम कर लेंगे। आपने ये बिगिनिंग आया है यहाँ पे, तो एक वीडियो देखा होगा यूट्यूब पे मिल जाएगा, वो अफ्रीकन कंट्री है, और बिगिनिंग उसको बोलते ही नहीं आता, ऐसे ही याद आया मेरे को बिगिनिंग देख के। वो हर एक वो मतलब स्टेज पे रहता है, कुछ तो भी उनका फंक्शन रहता, तो स्टेज पे उसको बिगिनिंग बोलते ही नहीं आता, तो वो बिगिनिंग ऐसे करता रहता है। मस्त वीडियो, एक बार देख लेना। ऐसे ही याद आया मेरे को, ऐसे याद आया था वो रील में, तो याद आ गया। तो चलो, तो सबसे पहले अपने को पुट टू यूज होना चाहिए, असेट अपने को पुट टू यूज करना चाहिए मैंडेटरीली। अपने को डिप्रिसिएशन क्लेम करना पड़ेगा। जो असेट है अपने को बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज होना चाहिए। एसएससी पार्ट ओनर भी हो सकता है, ओल ओनर भी हो सकता है, उसके बाद में बेनिफिशियल ओनर रहा कोई भी, तो वो भी उस एसेट का डिप्रिसिएशन क्लेम कर लेगा। अगर लीज पे एसेट देके रखा होगा तो हमेशा उसका बेनिफिट, डिप्रिसिएशन का बेनिफिट जो है लेसर लेगा, डिप्रिसिएशन का जो एक्सपेंस है वो लेसर क्लेम करेगा। उसके बाद में हायर परचेस पे भी कोई एसेट आपको मिला होगा, हायर परचेस में आपने कोई एसेट परचेस किया होगा, तो उसका डिप्रिसिएशन हम बिगिनिंग से क्लेम कर लेंगे। उसके बाद में मैंने ऊपर का क्या पॉइंट बोला था कि अपन पुट टू यूज करने के बाद ही वो एसेट का डिप्रिसिएशन क्लेम कर लेंगे। एसेट का डिप्रिसिएशन हम कम क्लेम करेंगे, पुट टू यूज करने के बाद ही उस एसेट का हम डिप्रिसिएशन क्लेम कर देंगे। नॉट रेडी टू यूज, पर कुछ ऐसे इक्विपमेंट होंगे। अब फायर एक्सटिंग्विशर अपने ऑफिस में लगा के रखा होगा, फायर एक्सटिंग्विशर कंपनी में लगा के रखा होगा, अरे वो पुट टू यूज ही
होगा ना भाई, वो रेडी टू यूज ही होगा, रेडी टू यूज ही उसका पुट टू यूज है। अब पुट टू यूज मतलब वो उसको पूरा कंपनी को आग नहीं लगी फिर भी अपन फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो कुछ असेट ऐसे होते, कुछ असेट ऐसे होते, वो प्रिवेंशन के लिए होते हैं अपनी कंपनी के लिए, वो अपने हेल्थ के लिए होते हैं, वो सेफ्टी के लिए होते हैं कंपनी की। वो पुट टू यूज और रेडी टू यूज, पुट टू यूज और रेडी टू यूज सेम कंडीशन में होते हैं। मतलब फायर एक्सटिंग्विशर अपने कंपनी में लगे हुआ रहेगा तो अपन उसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते भाई, यूज करने के लिए नहीं, वो जब आग लगी तब वो यूज करना होता है। तो वो एक्चुअली में रेडी टू यूज है, मतलब अगर कभी भी आग लगी तो हम उसको यूज कर सकते हैं, आराम से उसको यूज कर सकते हैं। तो कुछ असेट ऐसे होते हैं जो पुट टू यूज और रेडी टू यूज सेम स्टेट पे होते हैं, पुट टू यूज और रेडी टू यूज सेम स्टेट में होते, स्टेट पे होते हैं। तो ऐसे कौन से होते हैं? अब स्टैंड बाय इक्विपमेंट, स्टैंड बाय इक्विपमेंट, फायर एक्सटिंग्विशर और स्पेयर्स जो रहे, मशीनरी की जो भी स्पेयर्स रहे, तो वो पुट टू यूज और रेडी टू यूज सेम स्टेट में रहेंगे। तो ये जो तीन असेट होते हैं, ये जो तीन टाइप के असेट होते हैं, उसका डिप्रिसिएशन हम रेडी टू यूज से भी ले सकते हैं। रेडी टू यूज रहे ये असेट तो उसका डिप्रिसिएशन क्लेम कर लो, क्योंकि ये वो रेडी टू यूज ही होगा। फायर एक्सटिंग्विशर हमने कंपनी में लगा के रखा है, मतलब वो आग लगने के बाद ही हम यूज कर सकते हैं उसको, वो ऑलरेडी रेडी टू यूज है, वो ऑलरेडी हमने पुट टू यूज करके रखा है। तो वो जब भी आग लगेगी तभी यूज होगा उसका। तो उसके लिए रेडी टू यूज और पुट टू यूज, ये जो असेट है इनके लिए रेडी टू यूज और पुट टू यूज सेम पकड़ेंगे अपन, और उसका बेनिफिट हम क्लेम कर लेंगे, डिप्रिसिएशन का बेनिफिट उसका क्लेम कर लेंगे। तो पुट टू यूज और रेडी टू यूज इसका सेम रहेगा। तो जो भी असेट है जब भी हमने लगाया, जब भी ये असेट रेडी टू यूज हो जाएंगे, जब भी ये असेट अपने रेडी टू यूज हो जाएंगे, उसका बेनिफिट हम क्लेम कर लेंगे, डिप्रिसिएशन उसके ऊपर क्लेम कर लेंगे। समझ में आया क्या याद? तो उसके बाद में डिप्रिसिएशन जो है वो अपने को ब्लॉक ऑफ असेट पे लेना पड़ता है। ब्लॉक ऑफ असेट के ऊपर अपने को डिप्रिसिएशन मिलता है, ब्लॉक ऑफ असेट के ऊपर अपने को डिप्रिसिएशन मिलता है, ना कि पर्टिकुलर असेट के ऊपर जो आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा। जब भी आपने असेट परचेस की तो उसके ऊपर हम मंथ वाइज डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, कभी डे वाइज कैलकुलेट करते हैं। अकाउंट्स में जब मर्जी जैसे मर्जी अपन डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते, उसको अपन नोट्स तो अकाउंट्स में देके रखते हैं वो कि अपने को ऐसे ऐसे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, ये डे पे आपने को परचेस किया था, इस मंथ के हिसाब से आप डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लो। पर अपने अकाउंट्स का भूल जाओ, यहाँ पे अपन इनकम टैक्स का पढ़ रहे, तो इनकम टैक्स के हिसाब से हम ब्लॉक ऑफ असेट के ऊपर डिप्रिसिएशन क्लेम करेंगे, ब्लॉक ऑफ असेट के ऊपर हम डिप्रिसिएशन क्लेम कर लेंगे। इतना याद रखना है, ब्लॉक ऑफ असेट होना, ब्लॉक ऑफ असेट होना। तो देखो सबसे पहले इतने पॉइंट तो हो गए। अब हम जाते हैं कुछ साल पहले, हम टाइम ट्रैवल करेंगे कुछ साल पहले, 1980s के दौर में हम चले जाएंगे और वहां से ये ब्लॉक ऑफ असेट का कंसेप्ट कैसे आया, क्यों आया, क्या आया, वो समझ में आएगा। तो देखो सबसे पहले एक बार ये बता देता आपको कि अपने इनकम टैक्स में 4 टाइप के असेट होते हैं। एक तो बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, इंटेंजिबल असेट। इतने ही 4 टाइप के असेट होते हैं। इतने अलग अलग जो डिप्रिसिएशन के रेट रहेंगे इसमें, बिल्डिंग में अलग अलग डिप्रिसिएशन के रेट रहेंगे, फर्नीचर में अलग अलग डिप्रिसिएशन के रेट रहेंगे, प्लांट एंड मशीनरी में अलग अलग डिप्रिसिएशन के रेट रहेंगे, और जो इंटेंजिबल असेट है उसका एक ही डिप्रिसिएशन का रेट रहेगा 25%, तो उसका भी एक अलग ब्लॉक बनेगा। अब जो ब्लॉक ऑफ असेट बनता है, जो ब्लॉक ऑफ असेट बनता है अपने को, वो कैसे बनेगा? एक तो सेम क्लास ऑफ असेट होना और रेट ऑफ डिप्रिसिएशन भी सेम होना। मतलब अगर जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग में भी 2-3 टाइप की बिल्डिंग आ जाएंगी। फैक्ट्री बिल्डिंग पे हम अलग डिप्रिसिएशन लेंगे, रेसिडेंशियल बिल्डिंग की मतलब जो असेसी रहा उसकी रेसिडेंशियल बिल्डिंग रही जो बिजनेस में यूज हो रही है ऑब्वियसली, तो उसके लिए हम अलग डिप्रिसिएशन लेंगे। तो जो असेट है, अब फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए पूरा असेट का ब्लॉक अलग बनेगा, डिप्रिसिएशन का रेट है वहां पे अलग है। तो देखो ये आपको बता देता है, डिप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन। अब जो है जा भाई ओपन, तो देखो बिल्डिंग में रेसिडेंशियल बिल्डिंग रही तो उसका अलग परसेंटेज, कमर्शियल बिल्डिंग रही तो अलग परसेंट, बिल्डिंग टेम्पररी रही तो उसका अलग परसेंट। तो बिल्डिंग में देखो, बिल्डिंग अपने क्या पड़े 4 ब्लॉक रहेंगे अपने, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, इंटेंजिबल असेट। पर बिल्डिंग में भी अपने 3 ब्लॉक हो जाएंगे, बिल्डिंग में भी अपने 3 ब्लॉक हो जाएंगे, क्योंकि अपने को ब्लॉक ऑफ असेट के कंसेप्ट से कैलकुलेट करना है। और ब्लॉक ऑफ असेट का कंसेप्ट मतलब क्या है? सेम क्लास ऑफ डिप्रिसिएशन का, सेम क्लास ऑफ असेट होना चाहिए, मतलब बिल्डिंग होना चाहिए, और सेम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन होना चाहिए। मतलब आपके पास एक रेसिडेंशियल 3-4 रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, समझो 3 रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, तो उनका कैलकुलेशन ये इस ब्लॉक में होगा। आपके पास 2 कमर्शियल बिल्डिंग है तो उसका कैलकुलेशन ये ब्लॉक में होगा, और अगर आपके पास एक टेम्पररी स्ट्रक्चर बिल्डिंग का तो उसका कैलकुलेशन ये ब्लॉक में होगा। मतलब बिल्डिंग के केस में आपको 3 अलग अलग ब्लॉक बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये रेसिडेंशियल का बिल्डिंग है और उसके ऊपर डिप्रिसिएशन का रेट ये
कमर्शियल के बिल्डिंग है उसके ऊपर डिप्रिसिएशन का रेट ये है, और जो बिल्डिंग है टेम्पररी स्ट्रक्चर उसके ऊपर डिप्रिसिएशन का रेट ये है। तो ये होता है ब्लॉक ऑफ असेट का कंसेप्ट। अब आपको थोड़ा पिछले साल में लेके चलता हूं, तो चलो अब बात करते हैं कई साल पहले। अब कई साल पहले मतलब 1980s में जो है, 1980s में ये जो कंसेप्ट है, ये ब्लॉक ऑफ असेट का कंसेप्ट नहीं हुआ करता था। 1988-89 में कुछ तो भी कंसेप्ट आया है वो, तो तब ब्लॉक ऑफ असेट का कंसेप्ट नहीं होता था। जो कैलकुलेशन है जैसे अकाउंट्स में होता था वैसे अपन इनकम टैक्स में भी कैलकुलेशन करते थे, इनकम टैक्स में भी हम वैसे कैलकुलेशन करते थे। अब ब्लॉक ऑफ असेट के कंसेप्ट में क्या होता है, देखो ब्लॉक ऑफ असेट में एक तो सबसे पहले ओपनिंग WDV लेना पड़ेगा अपने को। ओपनिंग WDV लिया, वो ब्लॉक मतलब सेम क्लास ऑफ असेट होना और सेम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन होना, सेम क्लास ऑफ असेट होना, सेम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन होना। तो अपने को सबसे पहले WDV लेना पड़ेगा। WDV में अपन अब समझो 3 असेट है अपने पास, 3 असेट है अपने पास, तो अकाउंट्स में क्या कर रहे थे अपन, तीनों के ऊपर अलग अलग डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद में अपनी बैलेंस शीट में वो फाइनल कर देंगे। अकाउंट्स में ऐसे होता था। अब WDV में क्या होगा, अगर समझो ये तीनों एक ही क्लास का एसेट है और एक ही डिप्रिसिएशन रेट है, इनको समझो टेम्पररी स्ट्रक्चर है तो 40% के डिप्रिसिएशन का रेट है, तीनों 40% के स्लैब में आते हैं, तो इनका WDV लिखेंगे अपन। WDV लिखने के बाद जो भी ऐड हुआ है इस साल वो ऐड कर देंगे, जो भी लेस हुआ है, जो भी हमने कम किया है तो उसको जो भी बेचा है समझो वो लेस कर देंगे, और जो भी वैल्यू आई है यहाँ पे, जो भी वैल्यू आई है यहाँ पे उसके ऊपर हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, उसके ऊपर हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। अब देखो ब्लॉक ऑफ असेट में यहाँ पे मैंने कैलकुलेट फॉर्मेट दिया होगा, तो देखो ओपनिंग WDV यहाँ पे लेना है 1 अप्रैल का। उसके बाद में जो एक्वायर किया हमने उसका पूरा वैल्यू ले लेंगे, और जो भी हमने, ये मत पढ़ो एक्वायर किया है बस नया यात्रा हो, एक्वायर किया और जो भी सेल किया हमने उसका वैल्यू लेस कर देंगे, और जो भी वैल्यू आएगा उसके ऊपर डिप्रिसिएशन एज पर प्रिस्क्राइब रेट से हम कैलकुलेट करेंगे। तो मतलब हम यहाँ पे ब्लॉक बना रहे, सेम टाइप के असेट होना चाहिए और सेम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन होना चाहिए, सेम टाइप ऑफ असेट भी होना चाहिए, सेम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन होना चाहिए, सेम टाइप का असेट और सेम रेट का डिप्रिसिएशन, तो उसका अपन ब्लॉक बनाते। अब अकाउंट्स में कैसे होता था, अब समझो अपने पास एग्जांपल ले लेते अपन, अब कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग जाते हैं अपन। अब कंपनी एक्ट में भी जो नॉर्मल डिप्रिसिएशन होता है, जो अकाउंट्स का वही डिप्रिसिएशन वहाँ पे कंपनी एक्ट में भी फॉलो कर रहे हैं अपन। ब्लॉक ऑफ असेट का कंसेप्ट अभी तक कंपनी एक्ट में नहीं आया है, तो समझो एक एग्जाम्पल ले लेते था। अब यहाँ पे अपने पास 3 असेट है अपने पास, तीनों हमने ये साथ मतलब अपना जो फर्स्ट ईयर है इसमें हम एक्वायर कर लिए। ध्यान से सुनो, आराम से सुनो। 3 असेट है अपने पास, 3 असेट हमने फर्स्ट ईयर में एक्वायर कर लिए, 3 असेट हमने फर्स्ट ईयर में एक्वायर कर लिए। अब ये एक्वायर कर ली 1-1 लाख में, इजी ले लेते हैं 1-1 लाख। तो चलो ये एक्वायर कर ली। अब उसमें हम फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन समझो 10% डिप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करने वाले, तो अकाउंट्स के हिसाब से जा रहे हैं, इनकम टैक्स के हिसाब से नहीं जा रहे। अब ये कैलकुलेशन हम पिछले मतलब 1988 में आया था समथिंग ये ब्लॉक ऑफ असेट का कंसेप्ट, तो उसके पहले कैसे कैलकुलेशन होता था, तो इनकम टैक्स में और कंपनी एक्ट में सेम कैलकुलेशन होता था, उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करें। तो देखो कंपनी एक्ट का चल रहा है अपना 1985 में बैठे अपन आराम से कंपनी संभाल रहे हैं, 3 असेट है अपने पास, तीनों एक्वायर कर ली हमने 1-1 लाख में। अब उसके ऊपर हमने को डिप्रिसिएशन क्लेम करना है। अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे अपन 10% का डिप्रिसिएशन रेट लगा रहे हैं, 10% का डिप्रिसिएशन लगा रहे हैं, तो डिप्रिसिएशन यहाँ पे माइनस कर देंगे 10-10 हज़ार रुपए सबका, 10-10 हज़ार रुपये यहाँ पे सबका डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे यहाँ पे। तो चलो 10 हज़ार रुपये डिप्रिसिएशन माइनस कर दिया, सबकी वैल्यू यहाँ पे 90,000 आ जाएंगी, सबकी वैल्यू 90,000 आ गई यहाँ पे। ओके, तो फर्स्ट ईयर यहाँ पे खत्म हो गया, फर्स्ट ईयर यहाँ पे अपना खत्म हो गया। फर्स्ट ईयर में हमने 3 असेट एक्वायर कर लिए, हम 1988 में बैठे हैं अपन कंपनी संभाल रहे, 1988 में हमने 3 असेट एक्वायर कर लिए, और उसके बाद में हमने 10% का वहाँ पे डिप्रिसिएशन लगा दिया। साल के आखिरी में उसका डिप्रिसिएशन जो रेट है, अमाउंट है असेट का, तीनों असेट का 90,000 आ गया। अब सेकेंड ईयर में अब अपने पास 2 ऑप्शन रखते हैं, एक मतलब असेट बेचना है अपने को। अब फर्स्ट ऑप्शन में जो है अपना जो असेट है, असेट ए बेचते हैं, असेट नंबर 1 बेचते हैं। अब समझो ABC कर देते हैं यहाँ पे,
एक्स वाई जेड कर लेते हैं, एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे अपन एक्स बेच दे रहे, हमारी एक्स नहीं बेच दे रहे, एक्स नाम का असेट बेच दे रहे अपन, एक्स नाम का असेट अपन बेच दे रहे, अपनी एक्स नहीं बेच रहे। तो एक्स अपन ने बेच दिया, फर्स्ट ऑप्शन क्या है अपने पास, अब 90,000 है, तो समझो हम इसको बेचते थे 72,000 में, 72,000 में हम बेच देते, ये अपना फर्स्ट ऑप्शन। और सेकंड ऑप्शन क्या रहेगा अपना, जो असेट है, जो अपना असेट है, सेकंड ऑप्शन क्या है अपना, कि हम ये एक्स नाम का असेट जो है वो 95,000 में बेच देते, 95,000 में हम बेच देते, एक्स नाम का असेट है हमने बेचा है तो 95,000 में वो बिक जाएगा। तो दो ऑप्शन है अपने पास, एक तो हम फर्स्ट ऑप्शन में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और सेकंड ऑप्शन में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में अपने को 90,000 का असेट हमने 72,000 में बेच दिया, तो अपने को 18,000 का लॉस हो गया, यहाँ पे 18,000 का लॉस हो गया। तो अकाउंट्स में कैलकुलेट कर रहे हैं अपन इनकम टैक्स और अकाउंट सेम है, अपन 1985 में कंपनी संभाल रहे हो तो अपना दोनों कैलकुलेशन सेम चल रहा है, इनकम टैक्स का भी और अपने अकाउंट्स का भी, जो कंपनी संभाल रहे हैं हम कंपनी एक्ट से, वो भी कैलकुलेशन हमारा सेम चल रहा है। तो चलो यहाँ पे सेकंड ईयर में फर्स्ट ऑप्शन की कैलकुलेशन कर रहे हैं अपन, फर्स्ट ऑप्शन का कैलकुलेशन कर रहे हैं अपन। तो देखो एक्स यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं अपन, तो देखो एक्स वाई, वही पेन लेता है, कौन सा पेन लिया है, ग्रीन पेन, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड का ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितना है यहाँ पे, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 90,000 सबका, सबका 90,000 है, सबका 90,000 हो गया, यहाँ पे 90,000 हो गया। अब हमने कुछ भी एक्वायर किया क्या, नया नहीं, कुछ भी अगर एक्वायर कर लेते तो यहाँ पे अपन माइनस कर ऐड कर लेते, जो भी असेट के हिसाब से वो अपन अकाउंट्स में जैसे कैलकुलेशन कर रहे थे वही करें। अब हमने जो एक्स है वो हमने बेच दिया, यहाँ पे सोल्ड कर दिया, यहाँ पे 72,000 में हमने बेच दिया, 72,000 में यहाँ पे हमने बेच दिया। ये वैसे के वैसे कुछ भी सोल्ड नहीं हुआ है, इसमें डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे वाई और जेड के ऊपर, डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे वाई और जेड के ऊपर, जो 10% रहेगा डब्ल्यूडीवी के हिसाब से अपन कैलकुलेट कर रहे हैं 10% के, तो यहाँ पे 9,000 इसका डिप्रिसिएशन आ जाएगा। चलो अब यहाँ पे 18,000 का यहाँ पे अपने को लॉस आ जाएगा, भारी नुकसान हो गया अपने को 18,000 का, यहाँ पे अपना जो है 81,000 आ जाएगा और यहाँ पे अपना 81,000 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है बात। चलो अब ये तो होता था अपना नॉर्मल। अब समझो हमने जो असेट है वो 95,000 में बेच दी, जो असेट हमने 95,000 में बेच दी, एक्स वाई जेड अपसेट, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी अपना 90,000 है, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी अपना 90,000 है, 90,000 में से हमने सोल्ड कर दिया, ये असेट सोल्ड कर दिया, 95,000 में सोल्ड कर दिया। ये तो वैसे का वैसा इसके ऊपर डिप्रिसिएशन क्लेम कर लेंगे अपन, डिप्रिसिएशन 9,000, इसके ऊपर भी 9,000 का डिप्रिसिएशन क्लेम कर लेंगे अपन, तो ये आ जाएंगे 81,000, ये आ जाएंगे 81,000 और ये आ जाएंगे यहाँ पे 5,000 का प्रॉफिट आ जाएगा, 5,000 का अपना प्रॉफिट आ जाएगा और यहाँ पे अपना 18,000 का लॉस आ जाएगा। ऐसे अकाउंट्स में भी चलता था, कब आपने इनकम टैक्स में भी चलता था, अकाउंट्स में तो अभी भी वैसे ही चलता है, और इनकम टैक्स में अब अपने को ब्लॉक ऑफ असेट लगाना है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, अब गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया अपना ब्लॉक ऑफ असेट का कंसेप्ट, ब्लॉक ऑफ असेट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। तो अब यहाँ पे हम समझो क्या समझ रहे हैं, ये एक ही टाइप के असेट है, अपने एक ही टाइप के असेट है, एक ही डिप्रिसिएशन के अंडर एक ही रेट ऑफ डिप्रिसिएशन लग जाएगा, एक्स वाई जेड एक ही टाइप की, मतलब जो है असेट सेम टाइप है, सेम टाइप के असेट है और सेम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन लग जाएंगे इस पे। अब जो भी न्यू एक्ट आया उसमें सेम टाइप का असेट कंसीडर कर लिया हमने, सेम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन लग जाएगा। अब समझो यही सारी बात अपन इनकम टैक्स में करते थे। अब चलो इनकम टैक्स में आ जाते थे। अब ये जो बातें हम इनकम टैक्स में चलते थे। अब ब्लॉक ऑफ असेट लगाने वाले अपन सेम कैलकुलेशन हमने अब यहाँ पे जो है हमने अकाउंट के हिसाब से कैलकुलेशन किया है, दोनों ऑप्शन के साथ अकाउंट्स के हिसाब से कैलकुलेशन किया। अब हम जाते हैं ब्लॉक ऑफ असेट के कंसेप्ट में। ब्लॉक ऑफ असेट के कंसेप्ट में तीन असेट है अपने पास, तीन असेट सेम टाइप की असेट है, तीनों असेट पे सेम टाइप का डेप्रिसिएशन लगेगा। अब अपने को ब्लॉक ऑफ असेट के कंसेप्ट से तीनों साल मतलब दोनों साल का अपन फर्स्ट ईयर एक्वायर कर रहे हैं और सेकंड ईयर उसका डेप्रिसिएशन कर रहे हैं, दोनों ऑप्शन से।
अब ये जो असेट है अपन ब्लॉक ऑफ असेट के कंसेप्ट के हिसाब से इसका कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो फर्स्ट ईयर आएगा, आप फर्स्ट ईयर में हमने सबसे पहले एक्वायर कर ली असेट, तीनों एक ही टाइप की एसेट है, तीनों एक ही टाइप की एसेट है, तीनों एक ही टाइप की एसेट है। तो एक्स वाई जेड तीनों हम साथ में परचेज, साथ में एक ब्लॉक में दिखा देंगे, क्योंकि ब्लॉक ऑफ एसेट का कंसेप्ट कैसे चलता है, डब्ल्यूडीवी और सेम क्लास ऑफ एसेट सेम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। उसके बाद में कुछ एक्वायर किया होगा तो वो, और कुछ सेल किया होगा तो वो, सेल किया होगा तो वो लेस कर देंगे यहाँ से, और अपना ब्लॉक ऑफ असेट का जो डब्ल्यूडीवी आएगा उसके ऊपर हम डिप्रिसिएशन क्लेम कर लेंगे, उसके ऊपर हम डिप्रिसिएशन क्लेम कर लेंगे। तो यही कंसेप्ट आगे अब लगेंगे यहाँ पे। फर्स्ट ईयर हमने एक्वायर कर लिया, तीनों सेम क्लास ऑफ असेट है, सेम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है, तीनों हमने 1-1 लाख में परचेस किए थे, तो यहाँ पे 3 लाख में एक्वायर कर लिए हमने, तीनों असेट सेम डे पे एक्वायर कर लिए, 3 लाख में एक्वायर कर लिए, 3 लाख में एक्वायर कर लिए। सबसे फर्स्ट ईयर में हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे, इसके ऊपर रिटर्न डाउन वैल्यू से अपने को डब्ल्यूडीवी निकालना है, तो 10% डिप्रिसिएशन लेंगे तो 30,000 रुपये आपके डिप्रिसिएशन आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 270। यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, अगर कंपनी ऐड थे जो अकाउंट के हिसाब से हम जाते हैं, ये अपना वैल्यू तीनों असेट का अलग अलग दिखाया, और यहाँ पे तीनों असेट का हमने सेम वैल्यू दिखाया, मतलब कंबाइन करके वैल्यू दिखाया ब्लॉक ऑफ असेट के कंसेप्ट में। अब अपन जाते हैं सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में हमारे पास 2 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कि हमने जो एक्स असेट है अपना वो बेच दिया है 72,000 में, और जो सेकंड ऑप्शन है अपने पास एक्स असेट बेच दिया हमने 95,000 में। अब ब्लॉक ऑफ असेट के कंसेप्ट से अपन सेकंड ईयर में जा रहे हैं, अभी सेकंड ईयर में अपना कैलकुलेशन कर रहे हैं अपन सेकंड ईयर में। अब ब्लॉक ऑफ असेट के कंसेप्ट में अपने को सबसे पहले ओपनिंग डब्ल्यूडीवी लिखना पड़ेगा। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितना है, इतना 270, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 270, यहाँ पे अपना ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 270। अब हमने असेट कोई भी एक्वायर किया गया, अपना कैलकुलेशन कैसे चलने वाले ये हिसाब से, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस एक्वायर माइनस लेस जो आएगा क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी, उसके ऊपर हम डिप्रिसिएशन क्लेम करेंगे। अब यहाँ पे कोई भी हमने असेट एक्वायर किया गया, कोई भी असेट एक्वायर किया क्या, नहीं, जो सोल्ड किया है, सोल्ड तो किया है हमने, अब सोल्ड कितने में किया हमने, 72,000 में यहाँ पे सोल्ड कर दी, 72,000 में हमने सोल्ड कर दिया है यहाँ पे। अब 270 में से 72,000 माइनस कर देते हैं, 270 माइनस 72,000, ये आ गया 198 अपना आ जाएगा डब्ल्यूडीवी आ जाएगा, और डब्ल्यूडीवी पे अपन अब डिप्रिसिएशन क्लेम कर लेंगे, डब्ल्यूडीवी के अपन डिप्रिसिएशन क्लेम कर लेंगे जो आएगा 19,800 अपना डिप्रिसिएशन आ जाएगा, माइनस 10% जो आ जाएगा 1,78,200 अपना डब्ल्यूडीवी आ जाएगा, 1,70,000, ये क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी आ जाएगा, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी। तो क्या किया हमने, ब्लॉक ऑफ असेट के हिसाब से किया कैलकुलेशन, ब्लॉक ऑफ असेट के 270 अपना ओपनिंग डब्ल्यूडीवी आ जाएगा, एक्वायर सोल्ड का एडजस्टमेंट कर लिया, डब्ल्यूडीवी आ जाएगा, जिसके ऊपर अपने को डिप्रिसिएशन क्लेम करना है, यहाँ पे अपन इसके ऊपर डिप्रिसिएशन क्लेम करने वाले। तो इसके ऊपर हमने डब्ल्यूडीवी के डिप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, और ये अपना आ जाएगा क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी यहाँ पे आ गया। ओके, यहाँ पे ये कैलकुलेशन हो गया। अब आप ये सोचोगे, अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे अपना जो ब्लॉक है, अब यहाँ पे 81 × 2, यहाँ पे 162 का असेट दिख रहा है, और ये जो 18,000 का जो लॉस हुआ है अपना, 18,000 का जो लॉस हुआ है अपना, इसका यहाँ पे इफेक्ट तो आया ही नहीं, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, गौर से सुनो, एकदम ध्यान से, सब भूल जाओ कि क्या कर रहे हैं अपन जिंदगी में, एक सेंटेंस बड़े ध्यान से सुनो। ये जो लॉस हुआ है ना, इसके ऊपर हम डिप्रिसिएशन क्लेम करेंगे जब तक ये ब्लॉक है। हाँ, क्या बोला, ये जो लॉस है ना, इसके ऊपर हम डिप्रिसिएशन क्लेम करने वाले जब तक ये ब्लॉक एग्जिस्ट करता है, तब तक हम ये लॉस के ऊपर डिप्रिसिएशन क्लेम करने वाले हैं। कैसे, अब देखो, यहाँ पे जो असेट है अपना,
यहाँ पे हमने 18,000 का लॉस दिखा दिया। अब समझो यहाँ पे 162 का ये ब्लॉक आ रहा है, यहाँ पे 162 का ये ब्लॉक आ रहा है, पर 162 के ब्लॉक में जो 18,000 का, यहाँ पे हमने क्या किया है 78 पूरे ब्लॉक से 72,000 हमने माइनस कर दिया, 72,000 हमने माइनस कर दिया। यहाँ पे कोई भी लॉस हमने अलग से कैलकुलेट नहीं किया, यहाँ पे कोई भी ब्लॉक हमने अलग से कैलकुलेट नहीं किया। अब देखा जाए इसकी वैल्यू तो 90,000, जो असेट हमने बेचा उसकी वैल्यू तो 90,000 है, उसकी वैल्यू हमारी 90,000 है और हमने 72,000 में बेच दिया, तो 18,000 अभी भी ये ब्लॉक में इंक्लूड है, ये ब्लॉक में अभी भी ये इंक्लूड है, ये ब्लॉक में अभी भी इंक्लूड है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस में इसका 18,000 का कोई भी अलग इफेक्ट नहीं दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में इसका कोई भी अलग इफेक्ट नहीं दिया, पर 90 यहाँ पे तो 90 आ रहा होगा और यहाँ पे 72 आ रहा होगा, और 72 में से अब ये 18 का जो है, ये 18 का जो लॉस है वो अभी भी अपने ब्लॉक में इंक्लूड है, अभी भी अपने ब्लॉक में इंक्लूड है, अभी भी अपने ब्लॉक में इंक्लूड है। उस 18,000 का अभी भी हमने इफेक्ट P&L में दिया है नहीं दिया है, पर हम जब डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे वो 18,000 के ऊपर भी हम ये डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, 18,000 के ऊपर भी हम ये डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, ये डिप्रिसिएशन 18,000 के इफेक्ट में भी आ रहा है। समझा यहाँ पे? अब मेरी बात सुनो, अब यहाँ पे अब मेरी बात सुनो यहाँ पे, अब मैंने क्या बोला कि ये जो डिप्रिसिएशन है वो हम 18,000 के ऊपर भी कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे बात सुनो, अब यहाँ पे 18,000 के ऊपर हमने डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया क्या? यहाँ पे नहीं, पर अब समझो 18,000 के ऊपर हम 10% कैलकुलेट करते, 9,000 प्लस 9,000 प्लस 18,000 के ऊपर 10% अपना डिप्रिसिएशन मतलब 1800, वो डिप्रिसिएशन ऐड करो मतलब 9,000 प्लस 18 जो 18,000 है अपना, उसके ऊपर अपना 10% डिप्रिसिएशन प्लस 1800, 19,800 अपना डिप्रिसिएशन आ गया। मतलब जो लॉस हुआ है अपना, वो लॉस भी ये WDV में इंक्लूड है, अपने WDV में ये लॉस इंक्लूड है अपने, मतलब अपने को डिप्रिसिएशन जो है, ये लॉस के ऊपर डिप्रिसिएशन जो है वो अपना जो ब्लॉक एग्जिस्ट कर रहा है तब तक हमें ये डिप्रिसिएशन क्लेम कर लेंगे, तब तक ये 18,000 के ऊपर डिप्रिसिएशन क्लेम कर लेंगे, क्योंकि WDV में जो ब्लॉक का अमाउंट होता है, WDV अपन रिटर्न डाउन वैल्यू से अपन डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, इनकम टैक्स में रिटर्न डाउन वैल्यू से डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अपना जो अमाउंट है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता जल्दी से। तो जब तक ये ब्लॉक एग्जिस्ट कर रहा है तब तक ये लॉस के ऊपर हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे, तब तक हम ये डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। अब आते हैं प्रॉफिट के ऊपर, अब प्रॉफिट के ऊपर आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमने अब कोई भी एक्वायर किया क्या? ऐसे नहीं, 270 अपना रिटर्न डाउन वैल्यू, ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू, उसके ऊपर कोई भी एक्वायर नहीं किया हमने, कोई भी उसके ऊपर हमने एक्वायर नहीं किया। अब जो सोल्ड किया हमने 95,000 में हमने सोल्ड कर दिया ऐसे, 95,000 में हमने सोल्ड कर दिया ऐसे, तो 270 माइनस 95,000 ये आ गया 175,000, ये आ गया 175,000 पे हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 10% से, तो ये आ जाएगा अपना 17,500, और उसके बाद में अपना बैलेंस फिगर आ जाएगा ईयर के क्लोजिंग का, ये आ जाएगा 157,500। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ है, अपना 5,000 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, वो एक्चुअली देखा जाए तो अपना यहाँ पे एक लॉस हो रहा है, एक टाइप से अपना ये लॉस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है हम डिप्रिसिएशन कम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे अपने डिप्रिसिएशन कम कैलकुलेट करेंगे, पर जो प्रॉफिट का इफेक्ट हम अलग से दे रहे थे, वो यहाँ पे नहीं देंगे, क्योंकि यह जो 5,000 का अपना प्रॉफिट हुआ है वो अपन साल में तोड़ के इसका इफेक्ट लेते जा रहे हैं, साल में तोड़ के इसका इफेक्ट अनलिमिटेड पीरियड के लिए लेते जा रहे हैं, अनलिमिटेड पीरियड के लिए अपना ये नुकसान जो है अपन झेलते जा रहे हैं, क्योंकि ये ब्लॉक ऑफ असेट का कंसेप्ट है। मतलब यहाँ से जो है, यहाँ पे जो है 95,000 का जो है 5,000 का अपना प्रॉफिट हो गया, 5,000 का जो प्रॉफिट हुआ है ये ब्लॉक में से अपना, ब्लॉक में ये जो है अपने ये ब्लॉक में से कम हो गया, ब्लॉक में से ये प्रॉफिट जो अपना कम हो गया, और उसके बाद में जो डिप्रिसिएशन है वो अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, और ये डिप्रिसिएशन जो कैलकुलेट किया है वो अपना जो प्रॉफिट का इफेक्ट देने के बाद ही अपन ने कैलकुलेट कर लिया।
प्रॉफिट का इफेक्ट देने के बाद ही अपन ने ये इफेक्ट कैलकुलेट कर लिया है, डिप्रिसिएशन यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। तो ऐसे होता है ब्लॉक ऑफ असेट का कैलकुलेशन। ब्लॉक ऑफ असेट का कंसेप्ट 1988 के समथिंग में आया था, तो इस वजह से लाया गया कि जो डिप्रिसिएशन जो अलाउड होता है, जो लॉस और प्रॉफिट जो एडजस्टमेंट हो रही थी, वो अपने को अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ब्लॉक ऑफ असेट में ही एक्चुअली वो कैलकुलेट होते जा रहा है। जब तक ब्लॉक एग्जिस्ट हो रहा है, जब तक वो ब्लॉक एग्जिस्ट करता है, तब तक उसका प्रॉफिट एंड लॉस का इफेक्ट हम करते जा रहे हैं। उसका प्रॉफिट एंड लॉस तब तक वो रहेगा उस ब्लॉक में, उसका प्रॉफिट एंड लॉस का इफेक्ट जब तक वो ब्लॉक एग्जिस्ट करता है, तब तक वो प्रॉफिट एंड लॉस का इफेक्ट रहेगा। समझा यहाँ तक? ये होता है ब्लॉक ऑफ असेट का कंसेप्ट। तो ब्लॉक ऑफ असेट के कंसेप्ट में हमने को क्या करना है, ओपनिंग WDV लेना है। ओपनिंग WDV से एक्वायर जो किया है वो, सेल किया है वो, और उसके बाद में एक WDV आ जाएगा, उसके ऊपर अपने को डिप्रिसिएशन क्लेम करना है। डिप्रिसिएशन क्लेम करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वो अपना बन जाएगा WDV, जो होगा क्लोजिंग में, जो अपना होगा क्लोजिंग WDV। और यहाँ पे कौन से असेट आएंगे, सेम टाइप के असेट आएंगे, मतलब सेम क्लास ऑफ असेट आएंगे और सेम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन होना, सेम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन होना। समझ में आया क्या? अरे बोलो ना, समझ में आया यहाँ तक? तो ये होता है ब्लॉक ऑफ असेट का कंसेप्ट। ये होता है ब्लॉक ऑफ असेट का कंसेप्ट। समझाना जरूरी था क्योंकि ऐसे ही मतलब मजा आ रहा था मेरे को आप ज्ञान बांटने में, तो ले लो जितना बोला। तो देखो अब अपने को क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है। क्लासिफिकेशन कितना होगा, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, इंटेंजिबल एसेट। बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, इंटेंजिबल एसेट। इसमें जो डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा वो ब्लॉक ऑफ असेट्स कैलकुलेट होगा, मतलब सेम क्लास ऑफ असेट रहेंगी, सेम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन रहेगा। इधर एंड लिखा है, मतलब दोनों चाहिए, सेम क्लास ऑफ असेट भी चाहिए, सेम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन भी चाहिए। जो रेट होगा वो प्रिस्क्राइब रेट, इनकम टैक्स में जो प्रिस्क्राइब रेट है उस हिसाब से अपन डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। और मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, अब बात करते हैं मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। अब रेट प्रिस्क्राइब जो है एक बार उसकी बात कर लेते हैं। रेट प्रिस्क्राइब, इसके लिए आपको ये PDF जो है वो अटैच कर दूंगा मैं PDF में रिटर्न नोट्स के। अब ये जो है अपने रेट प्रिस्क्राइब, ये अपने रेट प्रिस्क्राइब, इनकम टैक्स में ये रेट प्रिस्क्राइब है। इनकम टैक्स का जब भी कैलकुलेशन आएगा, आपको डिप्रिसिएशन का जब भी आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आपको यही रेट इस्तेमाल करने पड़ेंगे। WDV का मेथड ही, ब्लॉक ऑफ असेट का कंसेप्ट ही लगाना पड़ेगा। यही रेट से आपको डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, यही रेट से आपको डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो रेसिडेंशियल जो भी बिल्डिंग है उसके ऊपर अपने को 5% डिप्रिसिएशन रेट लगाना है। उसके बाद में कमर्शियल बिल्डिंग रही, उसमें ऑफिस, फैक्ट्री, गोडाउन रहा, तो उसके ऊपर अपने को 10%। अब आप ये पूछोगे कि डिप्रिसिएशन के रेट आपको याद रखने का, तो आंसर ये यस 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 यस, आपको ये सारे डिप्रिसिएशन के रेट आपको याद करने पड़ेंगे। हाँ हाँ हाँ, रेट याद करने हैं आपको, रेट याद करने हैं आपको। अब आप अगर मॉड्यूल खोल के देखोगे, बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत बड़ी, बहुत मतलब 2-3 पेज आपकी डिप्रिसिएशन के, 2 पेज मतलब 2.5 से 3 पेज आपके डिप्रिसिएशन रेट पढ़ने में लगेंगे। तो ये जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में आते हैं, लगभग ऐसे दिए मैंने आपको, ये रेट आपको लर्न कर लेने के, रेट आपको लर्न कर लेने पड़ेंगे। तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग रहा तो 5%, कमर्शियल बिल्डिंग रहा तो 10%, और टेम्पररी स्ट्रक्चर रहा कोई भी बिल्डिंग का तो उसके ऊपर अपने को 40% डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। 40% के हिसाब से अपने को डिप्रिसिएशन लेना पड़ेगा। उसके बाद में फर्नीचर के ऊपर, फर्नीचर या फिर इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स रहे, स्विचेस, सॉकेट्स, फैंस, उसके ऊपर अपने को 10% डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। ब्लॉक ऑफ असेट से कैलकुलेट करना है, 10% डिप्रिसिएशन यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब आते हैं प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी में प्लांट एंड मशीनरी रही, कोई भी अदर टाइप में, कोई भी अदर ब्लॉक में वो इंक्लूड नहीं हो रही, मतलब तो वो प्लांट एंड मशीनरी अपने को 15% से डिप्रिसिएशन करना पड़ेगा। मोबाइल फोन्स और ई-पे-बैक्स मशीन, अब ये मशीन पहले हुआ करती थी जब मतलब पेजर वगैरह आए थे जो मैसेज सेंड करने के, उसी के हिसाब से ये ई-पे-बी-एक्स मशीन हुआ करता था, पुराना है। पर अगर बाई चांस क्वेश्चन में पूछ लिया कि ये ई-पे-बी-एक्स मशीन का अगर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है तो अपने को ये प्लांट एंड मशीनरी में लेना पड़ेगा और उसके ऊपर 15% डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। मोबाइल फोन के ऊपर अपने को 15% डिप्रिसिएशन लेना है, मोबाइल फोन के ऊपर अपने को 15% डिप्रिसिएशन लेना है। ये प्लांट एंड मशीनरी में इंक्लूड होगा, ये कंप्यूटर में इंक्लूड मत कर लेना प्लांट एंड मोबाइल फोन को।
मोबाइल फोन को कंप्यूटर में इंक्लूड मत कर लेना, मोबाइल फोन को कंप्यूटर में इंक्लूड मत कर लेना। तो अपने को जो फोन है, मोबाइल फोन है, उसका डिप्रिसिएशन अपने को 15% से लेना पड़ेगा, 15% से अपने को डिप्रिसिएशन लेना पड़ेगा। उसके बाद में ऑयल वेल्स जो उसके ऊपर भी अपने को 15% डिप्रिसिएशन लेना, चिप्स रही, वेसल्स रही, उसके ऊपर अपने को 20% डिप्रिसिएशन लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं मोटर कार, मोटर व्हीकल, बसेस, लॉरीज, टैक्सीज, जो भी नाम बोलना है बोल, जो भी कार रही अपने बिजनेस में अपन यूज कर रहे हैं, पर वो अदर देन दोज बिजनेस यूज रनिंग इन देम ऑन हायर, मतलब हायर के बिना हम यूज कर रहे हैं। और ये जो असेट है हमने पुट टू यूज में डाल दिया, मतलब जो कार है अपनी पुट टू यूज में डाल दी 22/8/2019 से। 22/8/2019 के पहले हमने ये असेट जो है, जो हायर परचेस में यूज नहीं कर रहे, जो अपन रेंट पे नहीं दे रहे, जो हम पूरा खुद के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसके ऊपर 15% अपने को डिप्रिसिएशन क्लेम करना पड़ेगा। 15% से अपने को डिप्रिसिएशन क्लेम करना पड़ेगा। उसके बाद में जो मोटर कार है, जो 23/8/2019 टू 31/3/2020 तक हमने पुट टू यूज में डाल दिया, तो इसके ऊपर 30% से अपने को डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ये क्यों आया, क्या आया, इसके ऊपर दिमाग मत लगाओ। तब वो गवर्नमेंट को कुछ अच्छे रूल आ रहे थे, BS4 BS5 के झगड़े चल रहे थे, मतलब जो मॉडल है अपने गाड़ी के। उसके बाद में जो इफेक्ट्स, कुछ डिफेक्ट्स आ रहे थे गाड़ी के पूरे स्लॉट में, तो उसकी वजह से कुछ वहाँ पे इश्यूज हुए थे अपने गवर्नमेंट में। तो इसकी वजह से बड़ी कंपनी जो थी, तो इसकी वजह से सेक्शन लाना पड़ा था, मतलब प्रोविजन लाने पड़े थे। तो देखो, अगर 22/8/2019 तक अपनी कोई भी कार है तो उसके ऊपर 15%, 23/8/2019 से 31/3/2020 तक कोई भी असेट है अपने पास, मोटर कार है, उसके ऊपर अपने को 30% डिप्रिसिएशन लगना पड़ेगा। अब बस रही, लॉरी रही, टैक्सी रही अपने पास, तो उसके ऊपर कितना डिप्रिसिएशन लगेगा। तो देखो 22/8/2019 से पहले ले आऊंगा तो 30%, और ये जो है 23/8/2019 से 31/3/2020 तक ये असेट पुट टू यूज में किया होगा, तो 45% में अपने को इसको डिप्रिसिएशन क्लेम करना पड़ेगा। जो भी असेट उसके बाद परचेस किए होंगे वो प्लांट एंड मशीनरी में डाल देने का, 15% डिप्रिसिएशन कर लेना। उसके बाद में मोर्स इन रबर, प्लास्टिक गुड्स फैक्ट्री, या फिर मशीनरी एंड प्लांट यूज इन सेमीकंडक्टर फैक्ट्री, या फिर चलो ये दोनों ही, उसके ऊपर 30% डिप्रिसिएशन आ जाएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन आने का चांस कम है, पर ये जो ऊपर है प्लांट एंड मशीनरी, सारे के सारे यहाँ पे लर्न कर लेने के आपको इजी जो ब्लॉक वाइज आपको दे के रखा है मैंने। उसके बाद में कंप्यूटर इंक्लूड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इसके बाद में कंप्यूटर के एक्सेसरीज जो आते हैं, UPS, प्रिंटर, स्कैनर, उसके ऊपर अपने को 40% डिप्रिसिएशन लेना पड़ेगा, 40% डिप्रिसिएशन लेना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, ई-व्हीकल्स, इसके ऊपर अपने को 40% डिप्रिसिएशन लेना पड़ेगा। बुक्स ऑफ प्रोफेशनल्स, अदर देन एनुअल पब्लिकेशन, अपने को 40% डिप्रिसिएशन लेना पड़ेगा। उसके बाद में गैस सिलेंडर, प्लांट यूज इन मिनरल ऑयल, तो उसके ऊपर अपने को 40% डिप्रिसिएशन लेना पड़ेगा। उसके बाद में एनर्जी सेविंग डिवाइसेस के ऊपर अपने को 40% डिप्रिसिएशन लेना पड़ेगा। पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट के ऊपर अपने 40% डिप्रिसिएशन लेना पड़ेगा। एरोप्लेन्स के ऊपर 40%, मेडिकल इक्विपमेंट 40%, विंड मिल के ऊपर अपने को 40% डिप्रिसिएशन लेना पड़ेगा, जो आते हैं प्लांट एंड मशीनरी के ब्लॉक में, 40% के ब्लॉक। इसके बाद हम बात करते हैं इंटेंजिबल असेट, कोई भी प्रकार का रहा हो, 25% अपने को स्ट्रेट फॉरवर्ड डिप्रिसिएशन चार्ज कर देना पड़ेगा। अब ये एक बात भी कहा, ध्यान से सुनो, कान लगा के सुनो, ठीक से सुनो। इंटेंजिबल असेट does not include goodwill, intangible asset does not include goodwill। एसेट ने हटके मैं जानबूझ के बोला, ध्यान रहे आपका। इंटेंजिबल असेट डज नॉट इंक्लूड गुडविल, समझा। उसके बाद में जो हमने 45% डिप्रिसिएशन लिया था, तो 40% के डिप्रिसिएशन में रेस्ट्रिक्ट कर देंगे अगर असेसिन ये स्कीम में टैक्स पे करने का सोच ले। तो आपको डिप्रिसिएशन के सारे रेट आपको याद करने पड़ेंगे,
जितना हो सके याद कर लो। अगर आपको डाउट रहा तो सीधा सीधा प्लांट एंड मशीनरी में डाल देने का 15% डिप्रिसिएशन उसको लगा देने का। पर फर्नीचर के ऊपर 10% याद रखो, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स के ऊपर 10% याद रखो, कमर्शियल और रेसिडेंशियल बिल्डिंग के ऊपर भी 10% 5% याद रखो, और बिल्डिंग का और प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग का और फर्नीचर का इजी है, इंटेंजिबल एसेट का भी इजी है। दिक्कत उसमें आएंगी प्लांट एंड मशीनरी, तो उसकी इसमें भी अपना एक कंप्यूटर वाला याद रखो, 40% वाला कंप्यूटर। ये 40% वाला आपने को याद रखना है, जनरली प्लांट एंड मशीनरी के केस में 40% वाला, और अगर कोई भी रहा मोटर व्हीकल वाला तो ये अपने को याद करना है। ये अपने को इतना क्वेश्चन में पेपर में आने के थोड़े चांसेस कम है यहाँ से। और यहाँ पे जो है प्लांट एंड मशीनरी का 15% अपने को स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रखना है। अगर बाई चांस आपको याद नहीं आया क्वेश्चन में कि किस ब्लॉक में डालना है, कुछ अलग नाम से आया, कुछ असेट और उन्होंने मेंशन करके रखा होगा कि प्लांट एंड मशीनरी में इंक्लूड कर रहे हैं, पर कहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं ये नहीं बोला होगा, तो सीधा सीधा आपने को 15% डिप्रिसिएशन लगा देना पड़ेगा। सीधा सीधा 15% डिप्रिसिएशन वहां पे लगा देने का। समझ में आया क्या? चलो अब बात करते हैं आगे। चलो अपने कौन से क्लास होंगे? एक तो बिल्डिंग होगा, फर्नीचर होगा, प्लांट एंड मशीनरी होगा, इंटेंजिबल एसेट होगा। उसके बाद में रेट प्रिस्क्राइब हमने पढ़ लिया। अब मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन हमने दो होंगे, एक तो एसएलएम होगा और डब्ल्यूडीवी होगा। जनरली हम पूरे इनकम टैक्स में डब्ल्यूडीवी यूज करेंगे, रिटर्न डाउन वैल्यू से ही डिप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करेंगे, रिटर्न डाउन वैल्यू से ही डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। पर कोई असेसी ऐसा रहा जो जनरेशन ऑफ पावर और जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में एंगेज, जो असेसी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के बिजनेस में एंगेज है, तो उसके पास ऑप्शन है, उसके पास ऑप्शन है, वो एसएलएम से भी डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकता है या फिर डब्ल्यूडीवी से भी डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकता है। या उसके डिप्रिसिएशन मतलब उसको कैसे कैलकुलेट करना है उसके बेसिस पे वो कैलकुलेट कर लेंगे। जो भी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पावर, जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के बिजनेस में एंगेज है, उस असेसी को ऑप्शन है कि वो एसएलएम से भी डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकता है और डब्ल्यूडीवी से भी डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकता है। उसके बाद जो अदर असेसी, उनको हमेशा डब्ल्यूडीवी फॉलो करना है, हमेशा डब्ल्यूडीवी फॉलो करना है। समझ में आया क्या? समझ में आया यहाँ तक? चलो अब यहाँ पे आपको ब्लॉक ऑफ असेट करना है। तो देखो अपने को ओपनिंग ब्लॉक लेना है, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी लेना है, उसमें से एक्चुअल जो असेट हमने एक्वायर कर लिया, असेट जो भी एक्वायर कर लिया उसका वैल्यू लेना है। उसके बाद ये पुट टू यूज, रेडी टू यूज, आपको बता दो पुट टू यूज 180 डेज का क्या है आपको बता देता। अरे एक और बात मेरे को याद आ गई, एक बार हम जाते हैं हमारे कैपिटल गेन में। कैपिटल गेन के लेक्चर हमने करे होंगे। अब यहाँ पे आ जाओ, अब वहां पे हमने एक सेक्शन पढ़ा था, कैपिटल गेन का सेक्शन ही है, सेक्शन नंबर 15 और 58 जो हमने कैपिटल गेन में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था ब्लॉक ऑफ असेट। तो देखो यहाँ पे हमने लिखा था कि ओपनिंग डब्ल्यूडीवी पूरा कैलकुलेशन कर लेने है, और जब भी ब्लॉक में असेट होगा और असेट का डब्ल्यूडीवी होगा, जब भी ब्लॉक में असेट होगा, जब भी ब्लॉक में डब्ल्यूडीवी होगा, तभी उस पर हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सेक्शन एक बार फिर से पढ़ लेना, आपको ये सेक्शन अब क्लियरली समझ में आएगा कि ब्लॉक ऑफ असेट का कंसेप्ट हमने पढ़ लिया। उसके बाद में ये जो असेट यहाँ पे बेच रहे हैं यहाँ पर, उसके ऊपर कैलकुलेशन कैसे चल रहा है, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म नहीं आएगा, जो भी आएगा शॉर्ट टर्म आएंगे, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे आएंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैसे आएंगे, डिप्रिसिएशन कब कैलकुलेट करेंगे, डिप्रिसिएशन कब कैलकुलेट नहीं करेंगे, ब्लॉक में कब असेट का वैल्यू रहेगा, ब्लॉक में कब असेट का वैल्यू नहीं रहेगा, ये आपको यहाँ पे अब समझ में आ जाएगा। तो प्लीज एक बार कैपिटल गेन के सेक्शन में जाओ, ये सेक्शन एक बार पढ़ लो, आपको याद आ जाएगा हमने क्या पढ़ा था। समझ में आया है यहाँ तक? चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। अब डिप्रिसिएशन के ये हो गया। अब पुट टू यूज, रेडी टू यूज, सॉरी पुट टू यूज 180 डेज और मोर, पुट टू यूज 180 डेज और लेस, एक्वायर किया और पुट टू यूज नहीं किया तो वो अलग, और जो सेल किया वो, उसके बाद में जो डब्ल्यूडीवी आएंगे ये फॉर्मेट देके रखना है, उसके ऊपर अपने को डिप्रिसिएशन एज पर प्रिस्क्राइब रेट कैलकुलेट करना है, जो हमने एग्जांपल लिया था उसी की बेसिस पे ये पूरा फॉर्मेट बना है, और उसके बाद में जो लास्ट वैल्यू आएगा वो अपने डब्ल्यूडीवी रहेगा, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी रह जाएगा। अब डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है अपने को, प्रिस्क्राइब रेट पढ़ लिया हमने,
SLM WDV पढ़ लिया कि SLM को जो जनरेशन ऑफ पावर और जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में उसके पास ऑप्शन है कि वो SLM से भी जा सकता है, WDV से भी जा सकता है, पर अपने को रेट प्रिस्क्राइब करके रखे हैं उसी हिसाब से उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो भी अदर असेसी उनको WDV के हिसाब से ये रेट कैलकुलेट करना पड़ेंगे, WDV के हिसाब से अपने को रेट कैलकुलेट करने पड़ेंगे, डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेंगे। अब यहाँ पे फॉर्मेट देख रहा है कि अपने को ओपनिंग WDV लेना है, ओपनिंग WDV में अपने जो भी इस साल एक्वायर किए वो असेट ऐड कर देंगे, जो भी इस साल एक्वायर किए वो ऐड करने के बाद जो भी बेच दिया हमने असेट वो लेस कर देंगे, एक WDV आ जाएगा। WDV अपने के उसके ऊपर डिप्रिसिएशन क्लेम करना पड़ेगा, डिप्रिसिएशन क्लेम करने के बाद अपना असेट जो भी वैल्यू आ जाएंगी वो अपनी क्लोजिंग WDV आ जाएंगी, वो अपनी क्लोजिंग WDV आ जाएंगी। यहाँ तक समझ में आया? अब जो भी 180 डेज का क्राइटेरिया है वो समझ लो। अब आपको अकाउंट्स में पढ़ते थे हम, अकाउंट्स में क्या पढ़ते थे हम कि हमने अगर समझो दिसंबर में कोई असेट परचेस किया तो हम 4 महीने का डिप्रिसिएशन क्लेम कर लेंगे, अगर अक्टूबर में परचेस किया तो हम 6 महीने का जो भी मंथ वाइज वो कैलकुलेशन कर लेंगे, अगर मार्च में परचेस किया हमने असेट तो हम 1 ही महीने का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे इनकम टैक्स में आ गया एक ट्विस्ट। लाइक कर दोगे तो एक राज की बात बताओ, लाइक कर दो वीडियो, एक राज की बात बताओ। जब भी इनकम टैक्स में हम कैलकुलेट करेंगे हम वहां पे मंथ वाइज कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम 180 दिन का क्राइटेरिया देखेंगे। अगर वो असेट पुट टू यूज हुआ है 180 दिन से ज्यादा हमने ये साल में यूज कर लिया है, 180 दिन से ज्यादा हमने पुट टू यूज कर लिया, मतलब 180 दिन से ज्यादा ये असेट बिजनेस में हम यूज कर लिए, ये असेट हम बिजनेस में 180 दिन से ज्यादा यूज कर लिए तो उसको फुल डिप्रिसिएशन करना पड़ेगा, फुल रेट से उसको डिप्रिसिएशन करना पड़ेगा। पर अगर 180 दिन से कम यूज हुआ है, अब आप बोलोगे 365 दिन है तो उसको डिवाइड बाय 2 182 लेना चाहिए था, 183 लेना चाहिए था, इनकम टैक्स ने बोला है ना 180 दिन तो नहीं लेने का, 4 दिन छुट्टी समझ लो, तो 180 दिन। तो अगर पुट टू यूज कर लिया और 180 दिन से आपने ज्यादा वो असेट पुट टू यूज रहा अपने बिजनेस में तो उसके ऊपर अपने को फुल्ली डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, पूरे साल का डिप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, मतलब 181 डेज भी हमने यूज किया होगा तो उसके ऊपर फुल डिप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा, क्योंकि 180 डेज से हमने ज्यादा यूज किया है, 180 डेज से ज्यादा यूज किया, 190 डेज भी यूज किया पूरा डिप्रिसिएशन आ जाएगा। 180 डेज या उससे ज्यादा हमने यूज कर लिया असेट तो हमको उस पर पूरा डिप्रिसिएशन लेना पड़ेगा। पर अगर 180 दिन से कम यूज हुआ है असेट, 180 दिन से कम मतलब 179 डेज भी ये असेट अगर बिजनेस में यूज हुआ होगा, 179 डेज भी ये असेट बिजनेस में यूज हुआ होगा तो उसको हम हाफ डिप्रिसिएशन करेंगे। जो भी डिप्रिसिएशन के रेट देख रहे होंगे ब्लॉक आएगा, ब्लॉक में से अपन एक्वायर सेल माइनस कर देंगे, WDV आएगा, WDV से अपने को डिप्रिसिएशन लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे अपन देखेंगे जो असेट हमने एक्वायर कर लिया था और पुट टू यूज कर लिया था, जो असेट हमने एक्वायर कर लिया और पुट टू यूज कर लिया, क्या वो 180 डेज से ज्यादा यूज हुआ है? ये साल में पुट टू यूज हुआ है, 180 डेज से ज्यादा यूज हुआ है। तो देखो यहाँ पे मैंने देके रखा है कि अगर डिप्रिसिएशन जो है वो अगर असेट पुट टू यूज हुआ है, सॉरी पुट टू यूज हुआ ही नहीं है, मैंने क्या बोला है अपने को असेट का डिप्रिसिएशन कब से लेना है? फर्स्ट नोट हमने डिप्रिसिएशन में क्या पढ़ा था कि पुट टू यूज होना चाहिए, असेट पुट टू यूज होना चाहिए। अगर मैंने एक कैलकुलेटर लेके रखा और मैंने पुट टू यूज नहीं किया तो उसके ऊपर डिप्रिसिएशन हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्या वो ब्लॉक ऑफ असेट का पार्ट बनेगा? हाँ। क्या वो ब्लॉक ऑफ असेट का पार्ट बनेगा? हाँ, क्योंकि अपने को ब्लॉक ऑफ असेट में क्या करना है? WDV ओपनिंग लेना है, उसके बाद में जो एक्वायर कर लिया है वो अपने को सारा का सारा यहाँ पे लेना पड़ेगा, सारा का सारा जितना भी हमने एक्वायर कर लिया वो ब्लॉक में ऐड करना पड़ेगा, जो सारा का सारा हमने सोल्ड कर लिया है वो असेट वो यहाँ पे ब्लॉक से लेस करना पड़ेगा और जो भी वैल्यू आएगा उसके ऊपर हम डिप्रिसिएशन क्लेम करेंगे। तो जो अगर पुट टू यूज नहीं हुआ है असेट, जो असेट पुट टू यूज नहीं हुआ है उसके ऊपर हम यहाँ पे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करेंगे, डिप्रिसिएशन यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करेंगे। जो भी अब पुट टू यूज हुआ है उसी के ऊपर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको ठीक से समझ में आएगा कि डिप्रिसिएशन का कैसे कैलकुलेट करेंगे। कंसेप्ट के साथ ही हम 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे क्योंकि डिप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट है, इसी के साथ साथ ही उसके क्वेश्चन कर लिए तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो अगर असेट पुट टू यूज हुआ नहीं, तो उसके ऊपर अपन डिप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करेंगे, अगर असेट 180 डेज से कम यूज हुआ है, पुट टू यूज 180 डेज से कम हुआ है तो हाफ रेट ऑफ डिप्रिसिएशन अपन डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। जो भी हाफ
डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा उसका हाफ डिप्रिसिएशन लेंगे। अब जो भी असेट हमने पुट टू यूज नहीं किया उसके ऊपर नो डिप्रिसिएशन, जो भी असेट हमने 180 डेज से कम यूज किया उसके ऊपर हाफ डिप्रिसिएशन, और जो भी बैलेंस डब्ल्यूडीवी रहा इसका अपन प्रॉफिट भी इंक्लूड रहेगा, लॉस भी इंक्लूड रहेगा, क्योंकि डब्ल्यूडीवी का वैल्यू जो अपन ने कैलकुलेट किया था उसमें डब्ल्यूडीवी के वैल्यू और डब्ल्यूडीवी का जो भी वैल्यू आएगा बैलेंस उसके ऊपर अपन फुल वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे, फुल वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे उस वैल्यू के ऊपर। समझ में आया इतना? अब आप ये सोचेंगे कि 180 डेज अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा जो भी पुट टू यूज हुआ है असेट, जो भी पुट टू यूज हुआ है असेट वो अगर 3 अक्टूबर के बाद है, आफ्टर 3 अक्टूबर बोला है और लीप ईयर रहा 366 डेज रहेंगे लीप ईयर में, तो यहाँ पे 4 अक्टूबर के बाद अगर यूज आए, 4 अक्टूबर के बाद अगर पुट टू यूज हुआ है तो उसके ऊपर हम हाफ ईयरली डिप्रिसिएशन क्लेम कर लेंगे, एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं। मैंने क्या बोला, पुट टू यूज आफ्टर 3 मतलब 4 अक्टूबर से नॉर्मल समझो, यहाँ पे अब लीप ईयर का कैलकुलेशन कर लेते हैं आप लोग, 23-24 अपना लीप ईयर आ जाएगा, तो लीप ईयर के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। अब 4 अक्टूबर तक पुट टू यूज हुआ है एसेट तो फुल वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन लेंगे, पर 4 अक्टूबर के बाद पुट टू यूज हुआ है मतलब 5 अक्टूबर से यूज हुआ है, तो 5 अक्टूबर मतलब 31 अक्टूबर के 31 डेज, 31 में से अपने 4 दिन तो चले गए, 4 दिन तो मतलब 4 तक तो अपना पुट टू यूज नहीं करना है, 4 दिन चले गए, तो ये आएंगे 27 अक्टूबर के, नवंबर के अपने 30, दिसंबर 31, जनवरी के 31, फरवरी के 29 डेज आएंगे लीप ईयर है, और मार्च के 31, ये आएगा 179 डेज। तो 5 अक्टूबर से अगर कोई भी असेट मतलब 4 अक्टूबर के बाद कोई भी असेट पुट टू यूज किया है, 4 अक्टूबर के बाद कोई भी असेट पुट टू यूज किया है तो वो 179 डेज यूज हुआ है, 179 मतलब 5 अक्टूबर की भी हमने पुट टू यूज किया है कोई भी असेट, 5 अक्टूबर की भी हमने पुट टू यूज किया है कोई भी असेट, तो वो 179 डेज ही यूज होगा वो फाइनेंशियल ईयर में, और उसके ऊपर हम हाफ डिप्रिसिएशन क्लेम करेंगे, उसके ऊपर हम हाफ डिप्रिसिएशन क्लेम करेंगे। समझ में आया तो अपने को 180 डेज याद रखना पड़ेगा। अगर पुट टू यूज 180 डेज से ज्यादा हो, तो फुल वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन, पुट टू यूज 180 डेज से कम यूज हुआ है अपने बिजनेस में, हाफ डिप्रिसिएशन, पर अगर वो पुट टू यूज किया ही नहीं है, बस आपने रेडी टू यूज लेके रखा है, रेडी टू यूज है पर पुट टू यूज नहीं किया, अब तक बिजनेस में हमने यूज करने के लिए वो एसेट नहीं लिया है, तो उसके ऊपर हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करेंगे, उसके ऊपर हम डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं करेंगे। समझ में आया इतना? समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मेहनत लगती है लेक्चर में भी, मेरे को भी अभी समझ में आ रहा है कि पढ़ाना भी अच्छा खासा टफ है। तो देखो प्लीज एक बार लाइक कर देना वीडियो अगर पसंद आया, हमारे डिप्रिसिएशन का कंसेप्ट, डिप्रिसिएशन का जो ब्लॉक ऑफ एसेट का कंसेप्ट क्यों लाया है वो भी मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है। तो देखो यहाँ पे कर लिया हमने, उसके बाद में आपको जो कैपिटल गेन का है, जो अपना कैपिटल गेन में पढ़ा था वो सेक्शन मैंने बोला था आपको एक बार पढ़ लो, इसी के साथ साथ वो सेक्शन पढ़ लो, आपको इजीली समझ में आएगा कि वो क्या कंसेप्ट है। उसके बाद हम कल पढ़ेंगे एडिशनल डिप्रिसिएशन, नोट्स बनाना बाकी, जैसे जैसे लेक्चर हो रहा है, जैसे जैसे मेरे को टाइम मिल रहा है वैसे वैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ। तो यहाँ का लेक्चर यही समाप्त करते हैं अपन। प्लीज़ एक बार डिप्रिसिएशन, अगर कोई क्वेश्चन होगा आपके पास, क्वेश्चन बैंक होगा तो उसमें से डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में हम सबसे पहले एडिशनल डिप्रिसिएशन लेंगे और उसके ऊपर 1 या 2 क्वेश्चन लेंगे जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिप्रिसिएशन का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए। अब एक बात सुन लो, लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, एक बात सुन लो। अब हमने कंपनी एक्ट की बैलेंस शीट, इसके ऊपर डिप्रिसिएशन जो है, इसके ऊपर जो कंपनी एक्ट का जो बैलेंस शीट बना होगा, इसमें डिप्रिसिएशन जो है कंपनी एक्ट के हिसाब से बना होगा। डिप्रिसिएशन जो है वो कंपनी एक्ट के हिसाब से यहाँ पे डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन हुआ होगा। डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन किससे हुआ? कंपनी एक्ट के हिसाब से। अब अपने को कैलकुलेशन, डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन तो अपने को इनकम टैक्स से करना पड़ेगा, क्योंकि अपने को टैक्स जो है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग पे करना पड़ेगा। पीजीबीपी का प्रॉफिट का कैलकुलेशन अपने को इनकम टैक्स के हिसाब से करना पड़ेगा। तो डिप्रिसिएशन का अब यहाँ पे जो कंपनी एक्ट का डिप्रिसिएशन है वो अपना डिसअलाउड हो जाएगा, और जो इनकम टैक्स का डिप्रिसिएशन है, ध्यान से सुनो मेरी बात, इनकम टैक्स का जो डिप्रिसिएशन है
वो अपने को अलाउड रहेगा, वो अपने को अलाउड रहेगा, वो अपने को अलाउड रहेगा, वो अपने को अलाउड रहेगा। समझा यहाँ तक? तो देखो जो भी यहाँ पे प्रॉफिट आएगा, जो भी यहाँ पे नेट प्रॉफिट आएगा वो अपने कंपनी एक्ट के हिसाब से रहेगा। जो अपना प्रॉफिट आएगा वो अपना कंपनी एक्ट के हिसाब से रहेगा। अब कंपनी एक्ट के हिसाब से प्रॉफिट रहेगा तो अपने को ये जो डिप्रिसिएशन है वो अपने को अलाउड नहीं है। अपने को इनकम टैक्स का डिप्रिसिएशन अलाउड है, अपने को इनकम टैक्स का डिप्रिसिएशन अलाउड है। तो अपना जो P&L में कंपनी एक्ट का डिप्रिसिएशन लेके रखूंगा, P&L में जो कंपनी एक्ट का डिप्रिसिएशन लेना पड़ेगा लेकर रखूंगा, वो अपने को सबसे पहले ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले अपने को डिप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपनी एक्ट का डिप्रिसिएशन है, कंपनी एक्ट का डिप्रिसिएशन है, वो सबसे पहले अपने को ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि कंपनी एक्ट का डिप्रिसिएशन अपने को PGBP में अलाउड नहीं है, अपने को डिप्रिसिएशन अलाउड है इनकम टैक्स। तो कंपनी एक्ट का जो भी डिप्रिसिएशन है वो अपने को ऐड करना पड़ेगा, और इनकम टैक्स का जो भी डिप्रिसिएशन है, इनकम टैक्स का जो भी डिप्रिसिएशन है वो अपने को लेस करना पड़ेगा। इनकम टैक्स का जो भी डिप्रिसिएशन है, मतलब जो ब्लॉक ऑफ असेट्स के अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं डिप्रिसिएशन का, जो भी ब्लॉक ऑफ असेट्स से अपन डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब जो भी यहाँ की वैल्यू आएंगी, जो भी यहाँ की वैल्यू आएंगी, जो डिप्रिसिएशन की वैल्यू यहाँ की आएंगी वो अपने को यहाँ से लेस करना पड़ेगा। वो अपने को यहाँ से लेस करना पड़ेगा, और उसके बाद में जो प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर हम PGBP का एडजस्टमेंट करेंगे। तो अपने को कंपनी एक्ट का डिप्रिसिएशन अलाउड नहीं, कंपनी एक्ट का डिप्रिसिएशन अलाउड नहीं, कंपनी एक्ट का डिप्रिसिएशन अलाउड नहीं। अपने को इनकम टैक्स का डिप्रिसिएशन अलाउड है, अपने को इनकम टैक्स का डिप्रिसिएशन अलाउड है। तो देखो ओपनिंग नेट प्रॉफिट देके रखा होगा कंपनी एक्ट का नेट प्रॉफिट देके रखा होगा, तो कंपनी एक्ट का डिप्रिसिएशन भी देके रखा होगा। अपने को डिसअलाउड है, तो डिसअलाउड मतलब अपने को प्रॉफिट एंड लॉस में जो नेट प्रॉफिट देके रखा होगा उसमें वो ऐड करना पड़ेगा। उसका इफेक्ट कम कर दिया हमने तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा अपना। अब अपने को इनकम टैक्स का डिप्रिसिएशन अलाउड है, अपने को इनकम टैक्स का डिप्रिसिएशन अलाउड है, तो अपने को इनकम टैक्स का डिप्रिसिएशन वहां से लेस करना पड़ेगा, और जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें हम PGBP के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, और उसके ऊपर हम PGBP के हिसाब से टैक्स पे कर देंगे। आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एडिशनल डिप्रिसिएशन विद डिप्रिसिएशन के क्वेश्चन। हम 1-2 क्वेश्चन लेंगे, और उसके साथ साथ नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं हम कहाँ तक जाते हैं। और आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक लाइक कर देना वीडियो, और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जो भी जानने अटेम्प्ट दे रहे, दिसंबर में अटेम्प्ट दे रहे PGBP का, तो उनके साथ एक बार शेयर कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।